हेलो एंड वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जॉनटेक डिजिटल। और अगर अपन बात करें तो अपन बात कर रहे हैं जॉनटेक ऑनलाइन क्लासेस में किसकी, क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स की। क्या डील कर रहे हैं अपन, क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स, जिसमें अगर मेरे द्वारा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अपन आरसीसी को डिस्कस कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अपन हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे, डील करेंगे टॉस। कौन सा? टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये सब्जेक्ट अपन डील करने वाले हैं। अगर मैं बात करूंगा तो थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो मेरे पास सब्जेक्ट है उसके वेटेज की अगर अपन बात करें एसएससी के एस्पेक्ट से, तो इतना ज़्यादा वेटेज इस सब्जेक्ट का अगर मैं बात करूं पहले नहीं हुआ करता था। अगर मैं रिसेंटली अगर मैं बात करूंगा जैसे 2014-15 इसकी अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था। लेकिन अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें अपन को देखने को मिल रहा है कि हाँ जी, कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किससे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, बट हाँ कुछ टाइम देना है जिससे अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो वो क्रैक हो जाए। ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन जो है वो आसान क्वेश्चन हो और क्योंकि हमने टॉस बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो वो क्वेश्चन भी हमसे क्या हो जाए, छूट जाए। तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, पहले ऐसा होता था कि 2015 में 14 में एसएससी का एग्जाम होता था तो कुछ सब्जेक्ट जो थे वो ऐसे थे कि बिल्कुल पढ़ के अगर तुम नहीं भी जाओगे तब भी तुम एग्जाम को क्रैक कर लोगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि एग्जाम जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो चुका है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मोस्टली बच्चे जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेई की, तो इस कारण से भी ठीक है ना। बिल्कुल, तो सब्जेक्ट को अपन डील करने वाले हैं जो कि हमारे पास क्या, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। चलिए, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो पहला जो हमारे पास टॉपिक है, कहीं ना कहीं पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो है हमारे पास, ये है हमारे पास टॉस। ये हमारे पास जो है वो क्या है, टॉस। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, जो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेसी ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं तो पहला जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे, डिटर्मिनेसी पे बेस्ड या फिर इनडिटर्मिनेसी पे बेस्ड। ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए, तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है वे सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं उसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, चलिए, तो अगर मैं बात करूँगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर मैं 2D की बात करूं और अगर मैं बात करूं किसकी, 3D की अगर मैं बात करूंगा तो हमें पता है कि 2D में हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है हमारे पास, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 और समेशन एम जेड इक्वल टू 0, 2D की अगर मैं बात करूंगा। जबकि 3D की अगर मैं बात करूंगा तो 6 इक्वेशन हमें देखने को मिलती है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ जेड इक्वल टू 0, समेशन एम एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एम वाई इक्वल टू 0 और समेशन एम जेड इक्वल टू 0, ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है सर। फिर अगर मैं बात करूंगा टाइप ऑफ सपोर्ट्स की, तो टाइप ऑफ सपोर्ट्स जो मेरे पास हैं, जैसे फिक्स सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ रिएक्शंस जो मेरे पास होंगी, अगर ये मेरे पास 2D में है तो, और ये अगर मेरे पास 3D में है तो अगर मैं फिक्स सपोर्ट की बात करूंगा तो नंबर ऑफ रिएक्शन 2D में देखने को मिलेंगे मुझे 3, और अगर मैं बात करूंगा 3D में तो देखने को मिलेंगी मुझे कितनी, 6। ठीक है। अगर मैं हिंज सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो रिएक्शन मुझे देखने को मिलेंगी 2D में 2, और अगर मैं बात करूंगा कौन कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेंगी, अगर मैं बात करना चाहूँ तो सिंपल सी बात है सर। अगर मैं फिक्स सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो एक तो रिएक्शन लगेगी मेरे पास आर एक्स, एक लगेगी मेरे पास कौन सी, आर वाई, और एक मेरे पास मूवमेंट लगेगा कौन सा, एम जेड। तो इस तरीके से मेरे पास 3 यहाँ पे क्लियर इक्वेशन होंगी। जबकि अगर मैं बात करूंगा कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रिएक्शन होंगे मेरे पास, अगर मैं बात करूंगा 3D की तो यहाँ पे होगी मेरे पास आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एम एक्स, एम वाई और एम जेड। इसी तरीके से अगर मैं हिंज सपोर्ट की बात करूंगा तो 2 होंगी मेरे पास 2D में आर एक्स और आर वाई, और 3 होंगी मेरे पास किसमें, 3D में आर एक्स, आर वाई और आर जेड। ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए, रोलर सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो रोलर सपोर्ट हमारे पास वह सपोर्ट है जिसपे कहीं ना कहीं मूवमेंट भी पॉसिबल है हमारे पास, और कहीं ना कहीं पॉसिबल है हमारे पास क्या, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट। इसका मतलब केवल एक ही डायरेक्शन होगी जहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वो होगी मेरे पास कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। चाहे मैं 2D की बात करूं और चाहे मैं 3D की बात करूं तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो मेरे पास होगी रोलर सपोर्ट में एक ही होगी, चाहे मैं 2D की बात करूं चाहे मैं 3D की बात करूं। ठीक है सर। अगर मैं गाइडेड रोलर की अगर मैं बात करूं या स्लाइडर की अगर मैं बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर जो मेरे पास होता है इसमें कहीं ना कहीं मेरे पास केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में जो मेरे पास मूवमेंट है वही पॉसिबल होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 रिएक्शन देखने को मिलेंगी, आर वाई और एम जेड, आर वाई और एम जेड, ये देखने को मिलेंगी आपको किसमें, 2D में। और अगर मैं बात करूंगा किसमें, 3D में, तो यहाँ पे देखने को मिलेंगी मुझे आर वाई, आर जेड, आर वाई, आर जेड, एम जेड, और कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी मुझे एम वाई। ठीक है ना। तो 4 देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अगर मैं वर्टिकल गाइडेड रोलर की बात करूंगा तो इसमें भी अगर मैं बात करूंगा तो 2D में 2 देखने को मिलेंगी और 3D में अगर मैं बात करूंगा तो 4 देखने को मिलने वाली हैं। चलिए, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द असेंबली ऑफ द कंपोनेंट्स, तो मेरे पास स्ट्रक्चर हो सकता है पिन जॉइंटेड फ्रेम और ट्रस, पिन जॉइंटेड फ्रेम और ट्रस। तो जो मेरे पास स्ट्रक्चर हैं, अगर वो अपने जो भी मेरे पास मेंबर हैं उन मेंबर्स पे अगर पिन के थ्रू
जॉइंटेड हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे अपन क्या, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। और इन स्ट्रक्चर्स की अगर अपन बात करेंगे तो इन्हीं को बोलते हैं अपन क्या, ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट हमारे पास जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। मूवमेंट क्या होता है, जीरो, है ना, हर एक पॉइंट में मूवमेंट क्या मिलेगा, जीरो। अजम्पशंस कुछ लिए जाते हैं, अजम्पशंस जो लिए जाते हैं वो ये लिए जाते हैं सर ट्रस के केस में कि लोड जो अपन अप्लाई करेंगे, द लोड शुड बी अप्लाइड ओनली एट जॉइंट्स ऑफ द ट्रस। लोड जो अपन अप्लाई करके चलेंगे वो केवल और केवल कहां पे किया जाएगा, जॉइंट्स पे किया जाएगा। ठीक है, सेल्फ वेट जो मेरे पास होगा मेंबर का उसको अपन नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। ठीक है ना, बिल्कुल। नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूंगा ट्रस में, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस, इंटरनल रिएक्शंस मेरे पास होंगी वो होंगी मेरे पास मेंबर फोर्सेस, जो कि होगा मेरे पास बराबर 1 ईदर टेंशन और कंप्रेशन, ईदर टेंशन और कंप्रेशन। तो नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, एक मेंबर जो मेरे पास होगा उसमें अगर मैं बात करूंगा तो एक ही फोर्स मुझे देखने को मिलेगा, चाहे मैं 2D की बात करूं चाहे मैं 3D की बात करूं, जो कि मेरे पास होगा या तो टेंसाइल फोर्स होगा मेरे पास या फिर कौन सा होगा, कंप्रेसिव फोर्स। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करूं, अगर मैं उनको m मानता हूं तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शंस जो मेरे पास हो जाएंगी वो हो जाएंगे मेरे पास 1 × m बराबर m मेरे पास हो जाएंगी। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास एक जो सेक्शन है उस सेक्शन में एक ट्रस जो मेरे पास है 2D ट्रस, उसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स मेरे पास j हैं, इसका मतलब मैंने उनको क्या मान लिया है, नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या हैं, j हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कंडीशन जो मेरे पास हो जाएंगी वो हो जाएंगे मेरे पास, एक नंबर ऑफ जॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरे पास पॉसिबल है। कौन कौन सी, समेशन fx = 0 और समेशन fy = 0, क्योंकि mz की अगर मैं बात करूंगा तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, वो वाली इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं लगेगी, कंडीशन नहीं लगेगी किसके केस में, ट्रस के केस में। तो इसीलिए एक अगर जॉइंट की बात करूंगा तो जे है मेरे पास, इसका मतलब अगर एक जॉइंट में मेरे पास दो इक्वेशन इक्विलिब्रियम पॉसिबल हैं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कंडीशन हो जाएंगे मेरे पास 2j, कितनी 2j। और यहीं पे अगर मैं 3D की अगर मैं बात करूंगा तो 3D में अगर मैं j मान के चलता हूं नंबर ऑफ जॉइंट्स, तो यहाँ पे मेरे पास तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगी, समेशन fx = 0, समेशन fy = 0 और समेशन fz = 0। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कंडीशन जो मेरे पास हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 3j हो जाएंगी, कितनी 3j। ठीक है ना, बिल्कुल। ये फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं अपन बेसिकली। ये मेरे पास होगी बात किसकी, रिजिड जॉइंटेड, सॉरी ये मेरे पास बात होगी पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर की या ट्रस की। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट रिजिड जॉइंटेड फ्रेम या फिर स्ट्रक्चर या फिर बीम की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से मेरे पास जहां पे जॉइंट पे मेरे पास मूवमेंट जीरो नहीं होगा उनको मैं बोलता हूं रिजिड जॉइंटेड फ्रेम या फिर बीम। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से मुझे देखने को मिलेंगे जिनकी हर जगह अगर मैं जॉइंट्स की बात करूंगा तो रिजिड क्या होंगी, सपोर्ट्स होंगी, या रिजिड जॉइंट मेरे पास देखने को मिलेगा, मतलब मूवमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बेसिक फ्रेम की बात करूं कुछ इस तरीके से मेरे पास होंगे। अगर मैं 2D फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन यहाँ पे 2D फ्रेम में जो देखने को मिलेंगी वो तीन देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो एक्सियल फोर्स, एक शियर फोर्स और एक भी देखने को मिलेगा मुझे मूवमेंट। क्या देखने को मिलेगा मुझे, मूवमेंट। तो मैंने बोला सर तीन इंटरनल रिएक्शन देखने को मिलेंगी, बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स और एक्सियल थ्रस्ट या फिर एक्सियल टेंशन या फिर कंप्रेशन। अगर मैं नंबर ऑफ मेंबर्स जो मेरे पास हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में उनको अगर मैं m मानता हूं तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन जो मेरे पास हो जाएंगी, इसका मतलब नंबर ऑफ मेंबर मेरे पास m है और एक मेंबर में कितनी इंटरनल रिएक्शन है, 3। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन कितनी हो गई, 3m मेरे पास हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूंगा 3D की तो 3D फ्रेम में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन जो होंगी मेरे पास वो 6 होंगी। तो इसका मतलब टोटल नंबर जो मेरे पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेरे पास 6m हो जाएंगे। बिल्कुल, कौन कौन सी होंगी अगर ये देखना चाहें अपन तो दो शियर फोर्स होंगे, दो बेंडिंग मूवमेंट के, एक एक्सियल थ्रस्ट का और एक इसका होगा ट्विस्टिंग मूवमेंट का। टोटल अगर मैं काउंट करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6। ये सब चीजें अपन डील कर चुके हैं। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मेंबर m है तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन कितनी हो जाएंगी, 6m। कितनी हो जाएंगी, 6m। ठीक है, इसमें अगर मेरे पास अगर मैं रिजिड जॉइंटेड फ्रेम की बात करूं, बीम की बात करूं, नंबर ऑफ जॉइंट्स अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्ट्रक्चर में अगर मैं j नंबर ऑफ जॉइंट्स कंसीडर करके चलता हूं, क्योंकि 1 2 3 4 कई सारे होते हैं मेरे पास, है ना, कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो मैंने बोला सर कि मान लिया मैंने नंबर ऑफ जॉइंट्स मेरे पास हैं वो j हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ जॉइंट्स मेरे पास j हैं और एक टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस अवेलेबल की अगर मैं बात करूंगा तो एक जॉइंट पे कितनी अवेलेबल होंगी सर, 2D में होंगी मेरे पास 3। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडीशन अवेलेबल मेरे पास हो जाएंगी 3j। अगर यहीं पे अगर मैं 3D में बात करूंगा रिजिड जॉइंटेड फ्रेम में तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कंडीशन अवेलेबल मेरे पास जो हो जाएंगी इक्विलिब्रियम इक्वेशन वो मेरे पास 6 अवेलेबल हो जाएंगी और नंबर ऑफ जॉइंट्स अगर मेरे पास j हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6j हो जाने वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर जो मेरे पास है वो स्टेबल भी हो सकता है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट भी हो सकता है स्टेबल में। और अगर मैं बात करूं तो अनस्टेबल भी हो सकता है मेरे पास स्ट्रक्चर, जो कि इंटरनली भी अनस्टेबल हो सकता है और एक्सटर्नली भी क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। यहां से क्वेश्चन पूछे गए संभावना ज्यादा होती है कि स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट है या फिर कैसा है, इनडिटर्मिनेट। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट अगर मैं बात करूंगा
स्टैटिकली या स्टैटिक इनडिटरमिनेट मतलब डीएस की अगर मैं बात करूंगा तो ये रिलेटेड होता है सर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिएक्शन से। मतलब जो मेरे पास एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक पर्टिकुलर जो मेरे पास स्ट्रक्चर है उसमें जो मेरे पास नंबर ऑफ इंटरनल फोर्सेस हैं उनकी मैं बात करूं, या फिर मेरे पास इंटरनल रिएक्शंस हैं और जो मेरे पास एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं उन दोनों को मिला के मैं बात करूंगा किसकी, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी से, कि कितनी डिग्री से मेरे पास स्ट्रक्चर जो होगा वो कहीं ना कहीं इनडिटरमिनेट होगा, या कितने ऐसे मेरे पास रिएक्शंस हैं जिनको मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं किससे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से या फिर कंडीशन से, उतनी ही डिग्री से मेरे पास एक जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इनडिटरमिनेट। क्या होने वाला है, इनडिटरमिनेट। ठीक है सर। अगर मैं काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी की बात करूंगा तो ये बताता है सर अनरिस्ट्रेन्ड जॉइंट डिफॉर्मेशंस को। मतलब काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी जो मेरे पास होती है बेसिकली वो होती है सर डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब एक जो मेरे पास सेक्शन है, एक जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, उसमें कितनी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल हैं वो जो मेरे पास शो करेगा, वो शो करेगा किसको, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी को। ठीक है ना, उतनी ही डिग्री से वो क्या होगा, काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाने वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, तो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज हैं, नंबर ऑफ अननोन जो मेरे पास हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो नंबर ऑफ अननोन जो मेरे पास हैं अगर वो है कहीं ना कहीं मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन जो मेरे पास हैं वो कहीं ना कहीं मेरे पास हैं लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो मेरे पास हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा हैं अगर मेरे पास नंबर ऑफ अननोन से, इसका मतलब स्ट्रक्चर जो मेरे पास कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मेरे पास स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा, जिसको मैं कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इक्वेशन इक्विलिब्रियम से ही क्या कर पाऊंगा सर, एनालाइज कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे कोई भी कंपैटिबिलिटी या एक्स्ट्रा इक्वेशन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, जो कि अपन डील करते हैं कहाँ पे, सॉम में। और वो जो मेरे पास स्ट्रक्चर जिनके लिए मुझे एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी कंडीशंस की या फिर इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन डील करते हैं कहाँ पे, टॉस में बोले तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, या फिर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, है ना, बिल्कुल। चलिए, तो मैंने बोला सर इफ अननोन रिएक्शंस बोथ इंटरनल की बात करूं चाहे मैं एक्सटर्नल की बात करूं कैन बी एनालाइज्ड बाय द यूज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन देन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना इसका, है ना, बिल्कुल। और अगर ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स जो मेरे पास हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इसका मतलब उतनी ही डिग्री से जितनी मुझे एक्स्ट्रा इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उन नंबर ऑफ अननोन्स को कैलकुलेट करने के लिए, उतनी ही डिग्री से मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होने वाला है, बिल्कुल। तो मैंने बोला सर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होगा, if equation of static equilibrium are not sufficient to analyze the structure completely then such type of structure is called statically indeterminate structure। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की तो जो मेरे पास टोटल अननोन होंगे, चाहे मैं इंटरनल की बात करूं चाहे मैं एक्सटर्नल रिएक्शंस की बात करूं, और माइनस टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ अननोन में से तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा कि मेरे पास एक जो स्ट्रक्चर है वो कितने डिग्री से क्या है, इनडिटरमिनेट है। क्या है, इनडिटरमिनेट। पास में है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। अब मैंने बोला सर स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जो मेरे पास हो सकती है वो कैसी हो सकती है, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी हो सकती है और इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी हो सकती है। मतलब वो डीएसई भी हो सकती है और डीएसआई भी हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो मेरे पास होगी डीएसई, वो होगी मेरे पास क्या, किसके बराबर, जो मेरे पास एक्सटर्नल रिएक्शन होंगी टोटल उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसको, अवेलेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस को, तो मेरे पास जो निकल के आएगी वो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा कि जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो कितने डिग्री से एक्सटर्नली क्या है, इनडिटरमिनेट। क्या है, इनडिटरमिनेट, ठीक है ना, बिल्कुल। मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस जो मेरे पास हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, मैंने बोला किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस जो मेरे पास हैं, मान लीजिए वो मेरे पास आ रही हैं, और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो मेरे पास है कहीं ना कहीं अगर मैं उसकी बात करूंगा 2D स्ट्रक्चर में अभी अपन देख चुके हैं कितनी मेरे पास है, 3। तो अगर मैं बात करूं तो 2D के लिए मेरे पास डीएसई जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा कितना, RE-3। और अगर मैं 3D के लिए बात करूंगा तो डीएसई आ जाएगा मेरे पास कितना, RE-6, क्योंकि वहां पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी है, 6, ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे अगर मैं एक आध एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर बीम है, इस बीम की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे कितनी पॉसिबल होंगी, तो मैंने बोला सर फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे, एक होगी मेरे पास RY, एक होगी मेरे पास RX और एक होगी मेरे पास कौन सी, MZ। ये तीन यहाँ पे तीन रिएक्शन मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस सपोर्ट पे होगी RY,
एक होगी मेरे पास आर एक्स, और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो एक होगी मेरे पास कौन सी, एम जेड। इसका मतलब आर ई कितना हो गया मेरे पास, आर ई इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मेरे लिए आर ई हो गया सर कितना, आर ई हो गया मेरे पास 6, आर ई कितना हो गया 6। स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा है, 2D, कैसा है 2D है। इसका मतलब अगर मैं डीएससी निकालना चाहूं इसके लिए तो डीएससी हो जाएगा मेरे पास आर ई -3, इसका मतलब 6 - 3 बराबर 3, तो वही यहाँ पे हो जाएगा 6 - 3 बराबर 3, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर मैं इसके लिए बात करना चाहूं तो ये मेरे पास हिंज सपोर्ट है, ये मेरे पास रोलर सपोर्ट है, और ये मेरे पास फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ रिएक्शंस 3। अगर मैं हिंज सपोर्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे रिएक्शंस हो जाएंगे मेरे पास 2, कौन सी हो जाएंगी, 2, आर एक्स और आर वाई। अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ही होगी, कौन सी, आर वाई, कौन सी, आर वाई। इसका मतलब टोटल जो मेरे पास हो गई 3 और 6 हो गई, ठीक है ना, बिल्कुल। और स्ट्रक्चर मेरे पास 2D है तो 6 अगर ये मेरे पास हो जाएंगी 3 + 2 + 1, इसका मतलब 6 - 3 बराबर कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। अगर इस पोर्टल फ्रेम की अगर मैं बात करूं जो कि यहाँ पे फिक्स है, दोनों सपोर्ट मेरे पास फिक्स है, इसका मतलब कितनी हो गई 6, और 6 - 3 बराबर कितनी आ जाएंगी, 3 इस केस में भी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो डीएससी निकालना सीख चुके होंगे आप लोग, है ना, बिल्कुल। चलिए इसी तरीके से अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर जो है अगर वो मेरे पास 3D है, उसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास जो है ये मेरे पास 3D स्ट्रक्चर है। कैसा है मेरे पास, 3D स्ट्रक्चर है। अगर ये मेरे पास 3D स्ट्रक्चर है और अगर मैं हिंज सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो कितनी इक्वेशन होंगी यहाँ पे मेरे पास, नंबर ऑफ इक्वेशन होंगी मेरे पास, या रिएक्शंस जो मेरे पास होंगी वो होंगी मेरे पास 3। अगर मैं फिक्स सपोर्ट की बात करूंगा तो नंबर ऑफ इक्वेशन सॉरी रिएक्शंस जो मेरे पास होंगी वो होंगी 6, फिक्स्ड के लिए 6। और ये मेरे पास रोलर है तो रोलर के लिए चाहे 2D हो चाहे 3D हो, हमेशा नंबर ऑफ रिएक्शन जो मेरे पास रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो आर ई -6 करेंगे क्योंकि ये कैसा है, ये मेरे पास 3D स्ट्रक्चर है। या तो 3D स्ट्रक्चर बोलेगा या फिर अगर ये नहीं बोलेगा तो आप लोगों से बोलेगा स्पेस स्ट्रक्चर। क्या बोलेगा, स्पेस स्ट्रक्चर, ये बोलने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए तो अगर मैं डीएससी की बात करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा डीएससी आर ई कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 3 9 और 6 9 6 15 हो गए, और एक कितना हो गया 16, तो 16 - 6 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए तो अगर मैं बात करूं इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की, अगर मैं 2D की बात करूंगा तो स्टैटिक इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मतलब डीएसआई जो मेरे पास होगा, मैंने बोला सर डीएस जो मेरे पास होता है वो मेरे पास बराबर होगा सर कहीं ना कहीं डीएसई प्लस डीएसआई। तो इसका मतलब डीएसआई जो मेरे पास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा डीएस - डीएसई के बराबर। और डीएस जो मेरे पास होगा वो मेरे पास किसके बराबर होगा, तो वो होगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अननोन माइनस टोटल कंडीशन अवेलेबल जो मेरे पास होंगी उसके बराबर, ठीक है सर। तो डीएस जो मेरे पास हो जाएगा टोटल अननोन मेरे पास कौन कौन से होंगे, तो नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेज जो मेरे पास हैं वो अननोन है, और जो मेरे पास रिएक्शंस हैं एक्सटर्नल रिएक्शन वो भी क्या है, अननोन है, माइनस कितनी मेरे पास कंडीशंस अवेलेबल रहेंगी। तो मैंने बोला सर 2D की आप बात कर रहे हैं तो एक जॉइंट मेरे पास होगा, और एक जॉइंट मेरे पास कितनी कंडीशन अवेलेबल रहती है, मेरे पास 2 रहती है। तो इसका मतलब 2J को मैं क्या कर दूं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा तो DS कितना हो गया यहाँ पे मेरे पास M + RE - 2J, M + RE - 2J, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा। और DSE की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास ऊपर निकाल चुका हूं मैं 2D के लिए कितना है, RE - 2 RE - 3 कितना है, RE - 3। तो जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास DSI जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा M - 2J - 3, या फिर M माइनस ब्रैकेट में 2J - 3, ये किसके लिए आ गया, 2D के लिए। सिमिलरली अगर मैं DSI की बात करूंगा किसके लिए, 3D ट्रस के लिए, 3D ट्रस के लिए, तो 3D ट्रस के लिए मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, वो मेरे पास निकल के आ जाएगा M - 3J - 6। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या सीख लिया, हम लोगों ने ये सीख लिया कि DSI जो मेरे पास आएगा स्टैटिक इंटरनल इंडिटरमिनेसी जो मेरे पास निकल के आएगी, मेरे पास निकल के आएगी 2D के लिए तो कितनी M - 2J - 3 किसके लिए, 2D के लिए। और अगर मैं बात करूंगा किसके लिए 3D के लिए तो मेरे पास हो जाएगा M - 3J - 6, M - 3J - 6, ये किसके लिए आएगी, 3D के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए तो DSE अपन निकालना सीख चुके हैं, और क्या निकालना सीख चुके हैं सर, DSI, ठीक है ना, बिल्कुल। ये फॉर्मूले अल्टीमेटली आपको एक जनरल फॉर्मूला जो एट लास्ट निकल के आता है, बस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको वही याद करके जाना है, वही सारे के सारे क्वेश्चन पे एप्लीकेबल होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए आपकी, है ना, बिल्कुल। चलिए तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप लोग कहीं कहीं अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। हाँ जी, डीएस की वैल्यू अगर मेरे पास नेगेटिव में आएगी, डीएस की वैल्यू अगर मेरे पास नेगेटिव में आएगी तो स्ट्रक्चर जो मेरे पास होगा वो हो जाएगा सर अनस्टेबल। कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। ये वाली बात जो है वो पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप लोगों से डिटर्मिनेसी ना पूछ के क्या पूछ ले कि बताओ स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल है या स्टेबल है, अगर वो पूछ लेगा तो डीएस अगर मेरे पास पॉजिटिव आता है इसका मतलब उसको क्या मानूंगा मैं, उसको मैं मान के चलूंगा स्टेबल, क्या मान के चलूंगा, स्टेबल मान के चलूंगा, ठीक है ना। या अगर डीएस मेरे पास 0 भी आता है तब भी उसको मैं क्या मान के चलूंगा,
स्टेबल मान के चलूंगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव आता है मेरे पास तब उसको क्या मानूंगा मैं, अनस्टेबल। क्या मानूंगा, अनस्टेबल। और कहीं ना कहीं मेरे पास अगर डीएस जो मेरे पास है वो पॉजिटिव में अगर आता है हमारे पास, तो वो शो करता है कहीं ना कहीं कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं ओवर स्टिफ बना दिया आपने। कैसा बना दिया, ओवर स्टिफ बना दिया है ना, बिल्कुल ठीक है सर। तो देखिए यहाँ से नोट से क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। नोट से क्या क्वेश्चन बनेंगे आपके पास, अगर मैं बात करूं तो नोट से क्वेश्चन ये बनेंगे सर, डीएसआई का फॉर्मूला हमारे पास ये है 2D के लिए m माइनस 2j माइनस 3, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो डीएसआई अगर मेरे पास किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं डीएसआई को 0 करता हूं तो मेरे पास हो जाएगा m माइनस 2j माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स जो आ गए मेरे पास वो किसके बराबर आ गए, 2j माइनस 3 के बराबर आ गए। तो इसका मतलब अगर ये मेरे पास 0 है तो मैं बोल सकता हूं कि अगर डीएसआई मेरे पास 0 है तो इंटरनली स्ट्रक्चर जो मेरे पास है वो कैसा है, डिटर्मिनेट है। कैसा है, डिटर्मिनेट है। और उसके लिए जो मेरे पास कंडीशन होगी कि नंबर ऑफ मेंबर्स जो मेरे पास हैं वो बराबर होने चाहिए किसके, 2j माइनस 3 के। तो ये कंडीशन पूछ लेता है, क्या कंडीशन। अगर डीएसआई जो मेरे पास है अगर वो मेरे पास 0 से ज्यादा है, इसका मतलब m जो है मेरे पास वो 2j माइनस 3 से ज्यादा है, इसका मतलब इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी यहाँ पे होगी और स्ट्रक्चर जो मेरे पास होगा वो कैसा होगा, ओवर स्टिफ होगा। और अगर मेरे पास डीएसआई जो है अगर वो है लेस देन 0, इसका मतलब m जो मेरे पास है वो लेस देन है 2j माइनस 3 से, स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा सर, मेंबर्स की डेफिशिएंसी के कारण, और इंटरनल इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। मेंबर्स क्या पड़ गए उसमें, कम पड़ गए, इसीलिए वो इंटरनली क्या है सर, कहीं ना कहीं डिटरमिनेट है, सॉरी, है ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है साहब, मैंने बोला सर अगर मैं 2D रिजिड फ्रेम की बात करूं, 2D रिजिड फ्रेम में अगर मैं बात करूंगा तो डीएसआई मेरे पास अगेन हो जाएगा डीएस माइनस डीएसई। अगर मैं डीएस की बात करूंगा तो टोटल वही अपना टोटल अननोन माइनस टोटल कंडीशन अवेलेबल। टोटल अननोन जो मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पे वो कितने हो जाएंगे, एक जो मेरे पास मेंबर है उसमें 3 मेरे पास कहीं कहीं फोर्सेज हैं, कौन कौन से, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स। इसका मतलब 3m प्लस RE यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अननोन है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। और अगर मैं बात करूंगा टोटल अवेलेबल कंडीशंस की, तो एक जॉइंट पे कितनी कंडीशंस मेरे पास अवेलेबल रहेंगी, तो मेरे पास 3 कंडीशन अवेलेबल रहेंगी, Fx, Fy और समेशन mz इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस कर दूंगा किसको, 3j को। तो ये मेरे पास हो जाएगा किसके लिए, 2D के लिए ds का फॉर्मूला। अगर मैं DSI की बात करूंगा तो ds माइनस DSE अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकल के आ जाएगी, जो कि क्या हो गया मेरे पास 3m माइनस 3j माइनस 3। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर मैं 3D के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ds इक्वल टू हो जाएगा टोटल अननोन्स माइनस टोटल कंडीशंस, जो कि मेरे पास हो जाएंगी। अगर मेरे पास उसके लिए है 3m प्लस RE, तो इसके लिए हो जाएगा 3D के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास 6m प्लस RE, क्योंकि 6 फोर्सेस है यहाँ पे। कौन कौन से, 2 शियर फोर्स, 2 बेंडिंग मोमेंट, एक एक्सियल फोर्स और एक टॉर्जनल मूवमेंट। और एक्सटर्नल रिएक्शन जो मेरे पास है वो भी क्या है, अननोन। क्या है, अननोन। ठीक है ना, बिल्कुल। और माइनस अगर मैं बात करूं तो एक जो मेरे पास जॉइंट है उस पर कितनी इक्वेशन अवेलेबल है, तो मैंने बोला 6। कौन कौन सी, ये सारी कौन कौन सी, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एम जेड इक्वल टू 0, समेशन एफ जेड इक्वल टू 0, समेशन एम एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एम वाई इक्वल टू 0। और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 6j। क्या हो जाएगा, माइनस 6j। बस में चलिए इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो डीएसआई। इसके लिए जो आ जाएगा मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 6m माइनस 6j माइनस 6। ठीक है ना, बिल्कुल। ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कहीं कहीं एग्जाम में आने वाले हैं। अगर चाहो तो मैं एक क्वेश्चन करके भी बता देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये मेरे पास एक पोर्टल फ्रेम है, इस फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास फिक्स सपोर्ट है, ये मेरे पास क्या है, फिक्स सपोर्ट है। तो पहले मैं डीएससी निकाल लूँ, फिर मैं डीएसआई निकाल लूँ, फिर दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल डीएस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल डीएस। मैंने बोला 2D दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, 2D फ्रेम दिख रहा है या बीम दिख रहा है मुझे, पोर्टल फ्रेम, है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैंने बोला सर 2D के लिए मेरे पास होता है RE माइनस 3। RE कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 इसका और 3 इसका, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6। तो 6 माइनस 3 बराबर 3। ये तो मेरे पास क्या आ गया, डीएससी। क्या आ गया, डीएससी। अगर मैं डीएसआई की बात करूंगा तो डीएसआई के लिए फॉर्मूला अभी अपन ने देखा है 2D के लिए, क्या है मेरे पास 3m माइनस 3j माइनस 3। मैंने बोला सर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मेंबर हैं 1, 2 और 1 3। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 3m होता है, तो 3 इंटू 3 माइनस ये हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ जॉइंट्स की, ये हो जाएगा मेरे पास 3j 1 2 3 और 1 4। तो जॉइंट कितने हो गए, 4 हो गए, माइनस क्या था 3। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 9 माइनस 12 माइनस 3, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 9। तो 9 माइनस 9 बराबर 0। कितना आ गया 0। तो इसका मतलब अगर मैं डीएस निकालना चाहूंगा तो डीएस हो जाएगा मेरे पास क्या, डीएसई प्लस डीएसआई। क्या हो जाएगा, डीएसआई। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास डीएसई कितना आया था 3 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो 3 डिग्री से ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इनडिटरमिनेट। कैसा है, इनडिटरमिनेट। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ये सारे और एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोग अटेम्प्ट करके देखोगे तो अच्छा फील होगा आपको, है ना, बिल्कुल। ठीक है, एक हमारे पास डीएसआई को कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास 3C। क्या होता है, 3C। ठीक है ना, बिल्कुल।
या फिर अगर मैं बात करूं, आप लोगों को जो याद रखना है डीएस के लिए, वो डीएस के लिए याद रखना है आपको RE-3, ये तो आपके पास है डीएसई, और डीएसआई के लिए अगर मैं बात करूंगा तो आपको याद रखना है 3C-RR, 3C-RR, ठीक है ना। बस ये वाला फॉर्मूला जो है, कहीं पे भी आपको 2D फ्रेम दे रखा है तो इसका मतलब बस आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो निकाल लगा देना है, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2D फ्रेम के लिए, बीम के लिए। अगर मैं 3D के लिए बात करूंगा तो 3D के लिए हमारे पास हो जाएगा क्या, DSE जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास RE-6, और DSI जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 3C-RR। RR क्या है सर यहाँ पे, तो RR है सर मेरे पास नंबर ऑफ, या मैं अगर बात करूँ तो RR है मेरे पास नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शन, नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शन, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन जो मेरे पास होंगी ये मेरे पास हो जाएंगी 2D के लिए, तो मेरे पास हो जाएगी समेशन ऑफ M-1, और अगर मैं 3D के लिए बात करूंगा तो RR हो जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ M-1। M डैश क्या है सर यहाँ पे, तो M डैश जो मेरे पास है वो है मेरे पास नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड, number of members connected to the number of members connected to the number of members connected to the internal hinge। इंटरनल हिंज से मेरे पास कितने नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड हैं, बस वो आपको देख लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक इंटरनल हिंज मैंने इस तरीके से प्रोवाइड कर रखी है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, ये अगर मैंने प्रोवाइड कर रखी है, इसका मतलब RR अगर आपके लिए अगर ये 2D दे रखा है तो RR आप जो निकालेंगे वो आप लोग इस तरीके से निकालेंगे कि RR मेरे पास हो जाएगा, RR बराबर मैंने बोला समेशन ऑफ कितना है मेरे पास M-1, तो इसका मतलब M डैश यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने मेंबर से कनेक्टेड है इंटरनल हिंज, 1 और 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास 2-1 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो आप लोग यहाँ पे क्या पुट करके चलोगे, फिर 1 पुट करके चलोगे RR की जगह पे, और 3C जो मेरे पास है, C जो मेरे पास है वो शो करता है सर नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स को। किसको शो करता है ये, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप्स को शो करेगा, कि जितने मेरे पास नंबर ऑफ क्लोज लूप बनेंगे उसको शो करेगा कहीं ना कहीं मेरे पास क्या, C। जैसे अगर मैं इन फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये मेरे पास जो पूरा का पूरा फ्रेम है, यहाँ पे ये क्लोज लूप नहीं बना, इसका मतलब 0 हो जाएगा मेरे पास C। यहाँ पे ये एक क्लोज लूप बना है, इसका मतलब C की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे ये 2 क्लोज लूप बने, एक ये और एक ये, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप C की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, C की वैल्यू, है ना। बिल्कुल, चलिए इंटरनल हिंज का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, तो आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। डीएसआई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 3C-RR, और RR मैंने किसके बराबर बताया, अगर 2D होगा तो समेशन ऑफ M-1, और अगर 3D होगा मेरे पास तो ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ 3M-1, ठीक है ना। ये मैं बता चुका हूँ आपको, तो बस आपको यही याद रखना है, ठीक है ना। क्या याद रखना है आपको, जो मैंने ऊपर बताया है। अगर आपके पास रिजिड बीम या फिर फ्रेम अगर आता है तो बस इतनी सी बात है, इसके अलावा अगर कहीं भटकोगे तो दिक्कत आपत्ति होने वाली है। बस ये चीज याद रखो कि डीएसई किसके बराबर होता है, RE-3 के, डीएसआई किसके बराबर होता है, 3C-RR के, किसमें, 2D में, किसमें, 2D में। C क्या है, क्लोज लूप, क्या है, क्लोज लूप। RR क्या है, RR है मेरे पास नंबर ऑफ रिलीज्ड रिएक्शन, 2D के लिए कितना, समेशन ऑफ M-1, M डैश क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द इंटरनल हिंज, ठीक है ना। बिल्कुल, और अगर मैं 3D के लिए बात करूंगा कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ M-1, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि 3 गुना होगा किसका, जो कि मैं निकाल चुका हूं किसके लिए, 2D के लिए, उसका 3 गुना होगा। कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। अगर मैं 3D के लिए बात करता हूं तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा क्या, डीएसई का तो बन जाएगा मेरे पास क्या, RE-6, और अगर मैं डीएसआई की बात करूंगा तो फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा 6C-RR, और RR की वैल्यू वही अपनी, ठीक है ना। बात समझ गए, 3D के हिसाब से लगा दो, यहाँ पे 2D के हिसाब से लगा दो, बिल्कुल बन गई बात, ठीक है ना। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर बीम और फ्रेम का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसी से अटेम्प्ट करना है। आपके पास टाइम नहीं है, मैं बता के चल रहा हूँ आपको, इसी से अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। अभी क्वेश्चन आपका जल्दी भी होगा और डेफिनेटली क्वेश्चन आपका सही भी होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए चलिए चलिए, तो ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनको आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो। बात समझ, चलिए अगर मैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की अगर मैं बात करूंगा तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जो मेरे पास है डीके, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास, ये कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीके जो मेरे पास रिलेटेड है वो है मेरे पास रिलेटेड किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। किससे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको शो करेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको शो करेगी। मैंने बोला सर अगर मेरे पास एक फ्री एंड है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्री एंड हो जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो अगर मेरे पास मेंबर जो है अगर वो एक्सटेंसिबल है, इसका मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन कहीं कहीं पॉसिबल है कितना, या डिफॉर्मेशन पॉसिबल डेल्टा एक्स। वाई डायरेक्शन मेरे पास पॉसिबल है कितना, डेल्टा वाई। और अगर मैं बात करूंगा जेड डायरेक्शन मेरे पास पॉसिबल है थीटा जेड।
सिमिलरली अगर मैं इसमें बात करूंगा तो इसमें भी मेरे पास कितने रोटेशन या फिर मूवमेंट पॉसिबल है या डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, तो 3। इसका मतलब डी के जो मेरे पास हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 6। कितनी हो जाएंगी, 6। अब एक जो मेरे पास एंड है, अगर मैं एक एंड पे क्या कर देता हूँ, इसको फिक्स्ड कर देता हूँ, इसका मतलब 3 जो मेरे पास डिफॉर्मेशन हो रहे थे पहले, अब उनको क्या कर चुका हूं मैं, अनरिस्ट्रेन से रिस्ट्रेन कर चुका हूं। क्या कर चुका हूं, अनरिस्ट्रेन से रिस्ट्रेन कर चुका हूं। तो अगर मैं अनरिस्ट्रेन से रिस्ट्रेन अगर मैं कर चुका हूं तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरे पास हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब अब डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल इस वाले जॉइंट की रह जाएंगी, जो कि कितनी हो जाएंगे मेरे पास, डी के हो गई सर 3। कितनी हो गई, 3। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास ये जो मेरे पास सपोर्ट है वो रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा, रोलर सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा, और ये मेरे पास जो फ्रेम है वो कैसा है, 2D फ्रेम है। तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे मेरे पास, पॉसिबिलिटी जो मेरे पास होगी वो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी, ये पूरा का पूरा जो मेरे पास सेक्शन होगा, देखिए इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता बिल्कुल, ना तो यहाँ पे जा सकता है और ना ही यहाँ पे जा सकता है। अगर मेरे पास मेंबर जो है, अगर वो मेरे पास एक्सटेंसिबल मेंबर, अगर मेरे पास मेंबर जो है अगर वो मेरे पास एक्सटेंसिबल मेंबर नहीं है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने बोला सर कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा मेरे पास सेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो मेरे पास डेल्टा एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मैंने बोला सर यहाँ पे रोटेशन भी पॉसिबल है थीटा जेड, यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल है थीटा जेड। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास कितनी हो गई, 3। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास मेंबर जो है वो ऐसे खींच नहीं रहे हैं, आगे मूव ही कर रहा है पूरा का पूरा सेक्शन, है ना, बिल्कुल मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, वो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो डीके के पॉसिबल डिफॉर्मेशन ये होंगे मेरे पास। अगर मैं ट्रस में बात करूंगा, ये तो मैंने बीम की बात की थी ऊपर। अगर मैं किसकी बात करूं सर, ट्रस की अगर मैं बात करूंगा तो एक मेरे पास पिन जॉइंटेड ट्रस जो मेरे पास होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए मान लीजिए इस पे मैंने फोर्स लगाया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसका एक कंपोनेंट जो आएगा मेरे पास वाई डायरेक्शन में आएगा, जो कि डिफॉर्मेशन मुझे देगा कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और एक कंपोनेंट जो आएगा मेरे पास इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि मुझे डिफॉर्मेशन देगा कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अगर मुझे इन डायरेक्शंस में अगर ये मुझे डिफॉर्मेशन दे रहा है, मैंने बोला सर यहाँ पे तो हिंज है, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, हिंज है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास हिंज है, यहाँ पे मेरे पास हिंज है और ये मेरे पास ट्रस है, इसका मतलब मूवमेंट की तो बात ही नहीं करूंगा मैं। किसकी बात नहीं करूंगा, मूवमेंट की तो बात ही नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होंगे, तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी सर, 2 हो जाएंगी, जो कि मेरे पास इसी पर्टिकुलर जॉइंट पे देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। बस में ठीक है सर। फिर है मेरे पास टाइप ऑफ जॉइंट पॉसिबल डिफॉर्मेशन, जो मैं अभी बता के चुका हूं आपको, है ना। तो अगर मैं बात करूं सर किसकी, टाइप ऑफ जॉइंट की या फिर पॉसिबल डिफॉर्मेशन की, इसके लिए अगर मैं डीके की बात करूंगा तो 2D में मेरे पास 2 डिफॉर्मेशन पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। इसका मतलब डीके की अगर मैं बात करूंगा तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी का जो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा वो मेरे पास बन जाएगा सर, एक जॉइंट पे मेरे पास 2 डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। इसका मतलब 2j माइनस आरई, और आरई मेरे पास क्या है, वही अपना नंबर ऑफ रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शन, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए 3D के लिए अगर मैं बात करूं, 3 डिफॉर्मेशन मेरे पास पॉसिबल होते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। तो डीके का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास कितना, 3g माइनस आरई। 2D फ्रेम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा जेड। ये तीनों मेरे पास पॉसिबल हो जाएंगे, फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास 3j माइनस आरई। और 3D फ्रेम की अगर मैं बात करूंगा तो ये डिफॉर्मेशन मेरे पास पॉसिबल होंगे, कौन कौन से, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड। इसका मतलब फॉर्मूला जो मेरे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डी के बराबर 6j माइनस आरई, 6j माइनस आरई, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए तो ये मेरे पास किसके फॉर्मूले हो गए, ये मेरे पास फॉर्मूले हो गए डीके के, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। या तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट कर लीजिए, अगर काउंट नहीं करने तो इन फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, रिजिड फ्रेम है मेरे पास विद इंटरनल हिंज, ठीक है ना, रिजिड फ्रेम है मेरे पास विद इंटरनल हिंज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा सर, डीके का जो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा 2D स्ट्रक्चर के लिए, वो मेरे पास होगा 3j माइनस आरई। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आरई कितने हो जाएंगे, फिक्स सपोर्ट है 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितने आरई कितना हो गया, 6। आरई कितना हो गया, 6। और अगर मैं बात करूं कितने नंबर ऑफ जॉइंट हैं, तो 1 2 3 और 1 4। इसका मतलब 3 × 4 माइनस 6, ये कितना हो गया, 12। ये कितना हो गया, 6। तो डी के मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो कि कौन सा मेरे पास 6 आएगा सर, तो 3 तो मेरे पास इस पे पॉसिबल होंगे और 3 मेरे पास इस पे पॉसिबल होंगे। तो इसका मतलब डी के कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया। कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है साहब, ठीक है साहब। ये थोड़ी सी और बातें हैं। अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड, एम डैश, नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू द हिंज। अगर यहाँ पे मेरे पास ट्रस जो है, अगर उसमें मुझे हिंज दे रखी है तो वही अपना क्या काम कर देना है, हिंज जो मेरे पास होगी वो मूवमेंट को अलाउ करेगी। इसीलिए अगर मैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में अगर मैं बात करूंगा तो जो मेरे पास आर की जो वैल्यू होगी उसको मैं ऐड करके चलूंगा। क्या करके चलूंगा, ऐड करके चलूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3j माइनस आरई
प्लस समेशन ऑफ ये आर आर है, क्या है आर आर, किसके लिए है ये 2D के लिए, और ये मेरे पास आर आर है, ये हो जाएगा मेरे पास 6j माइनस आर ई, ये भी मेरे पास आर आर है, ये किसके लिए है, ये है मेरे पास 3D के लिए, किसके लिए 3D के लिए, ठीक है ना। ये कब पॉसिबल है, इफ मेंबर्स आर एक्सियली रिजिड और इनएक्सटेंसिबल, कैसे होंगे मेरे पास मेंबर्स जो हैं वो एक्सियली रिजिड हैं या फिर कैसे हैं इनएक्सटेंसिबल हैं, ठीक है ना, बिल्कुल तभी मेरे पास पॉसिबल है। चलिए साहब चलिए, ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनको अटेम्प्ट करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी के साथ हमारे पास पहला जो चैप्टर है जो कि हमारे पास है कहीं ना कहीं इनडिटर्मिनेसी वाला चैप्टर, आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा काम करना है। आपने देखिए ये पहला ही चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है। गेट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो गेट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, लेकिन उसके अलावा अगर मैं एसएससी के लिए अगर मैं बात करूं तो एसएससी के हिसाब से, क्योंकि देखो क्वेश्चन अगर कोई अच्छा फ्रेम करना चाहता है या फिर कोई अच्छा एग्जामिनर अगर पेपर सेट कर रहा है तो बिल्कुल मैं बोलूंगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अच्छे क्वेश्चन पूछने चाहिए आपको, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि ज्यादा टाइम भी नहीं लगता आपको, कैलकुलेशन वाइज क्या करना है आपको, 3-4 मल्टीप्लिकेशन ही तो करने हैं, बोलो एडिशन सबका घटाना है जोड़ना है, बस यही काम तो करना है आपको, बोलो बिल्कुल। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनर पता नहीं इस सब्जेक्ट को मतलब इतना कम क्यों पूछते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता, जबकि सब्जेक्ट जो है वो पूछने वाला है, अच्छा खासा पूछने वाला है। गेट और ईएससी अगर आप देखोगे तो उसमें अच्छा खासा पूछा भी जाता है, ठीक है ना बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर कहीं से क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा, ये बात मान के चलना। जितनी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ उतनी ही चीजें आपको रिवाइज करके जानी है, क्रॉस से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना बिल्कुल। चलिए चैप्टर जो हमारे पास सेकंड है वो है हमारे पास फोर्स मेथड्स ऑफ एनालिसिस, क्या है फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है ना बिल्कुल। चलिए मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करूं, ये जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया वो ऐसा नहीं है आपके एक दिन में माइंड में छप जाएगा, आपको बस इतना सा करना है कि 2D फ्रेम के लिए फॉर्मूला ये होता है, 3D फ्रेम के लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना, 2D ट्रस के लिए फॉर्मूला ये होता है, 3D ट्रस के लिए फॉर्मूला ये होता है, डीके का फॉर्मूला ये होता है, डीएस का फॉर्मूला ये होता है, बात खत्म। ये अपने सामने लिख के हर एक कंडीशन के लिए अपने सामने चिपका लेना, जो जनरलाइज फॉर्मूले ड्राइव करके आते हैं उनको अगर चिपका लोगे क्वेश्चन आएगा आराम से हो जाएगा टैकल, ठीक है ना बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं। मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है मेरे पास एग्जैक्ट मेथड और एक है मेरे पास कौन सा अप्रॉक्सीमेट मेथड। अगर मैं एग्जैक्ट मेथड की बात करूंगा तो मुझे दो मेथड देखने को मिलते हैं, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास मेथड है इसको अपन स्टिफनेस मेथड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टिफनेस मेथड भी बोलते हैं, ठीक है सर। और अप्रॉक्सीमेट मेथड्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास होते हैं पोर्टल मेथड, कैंटिलीवर मेथड और फैक्टर मेथड। फिलहाल सर यहां से क्या क्वेश्चन फ्रेम हुआ, यहां से फिलहाल ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस के एग्जैक्ट मेथड कौन से हैं और अप्रॉक्सीमेट मेथड कौन से हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है यहां से, बस में चलिए ठीक है ये क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इफ स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट देन इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर इनफ टू एनालाइज स्ट्रक्चर, ये बात कर ही चुके हैं है ना बिल्कुल ठीक है। और अगर इनडिटर्मिनेट होगा इसका मतलब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट अपन को पढ़ने वाली है, ये मैं पहले चैप्टर में बता चुका हूं आपको, ठीक है ना बिल्कुल। चलिए कंपैरिजन ऑफ फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अपने यही सिलेबस में है, या तो ऐसे मान लो या फिर अपन को यही पढ़ने ऐसे भी मान लो आप, है ना बिल्कुल कैसे ही मान लो। चलिए तो अगर मैं बात करूं फोर्स मेथड की और डिस्प्लेसमेंट मेथड की, ठीक है ना बिल्कुल। तो फोर्स मेथड जो मेरे पास है उसको फ्लेक्सिबिलिटी मेथड या फिर अपन कंपैटिबिलिटी मेथड ही बोलते हैं, किसको फोर्स मेथड को, ठीक है ना बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो मेरे पास है उसको स्टिफनेस मेथड या फिर इक्विलिब्रियम मेथड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टिफनेस मेथड या फिर इक्विलिब्रियम मेथड ही बोलते हैं, किसको डिस्प्लेसमेंट मेथड को। यहाँ पे जो मेरे पास अननोन्स होंगे वो मेरे पास होंगे इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शंस मेरे पास अननोन्स होंगी किसमें फोर्स मेथड में, जबकि अगर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट मेथड में तो यहाँ पे जॉइंट डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास होंगे वो क्या होंगे मेरे पास अननोन्स होंगे। अगर मैं बात करूंगा अननोन्स को फाइंड करने के लिए टू फाइंड अननोन्स कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसमें फोर्स मेथड में। जबकि अगर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट मेथड में तो टू फाइंड अननोन्स जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की, ठीक है ना चलिए ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी कंडीशंस इक्वल्स टू डीएस, फोर्स मेथड हमारे लिए कब बेनिफिशियल होगा, कब अप्लाई करेंगे अपन, जब मेरे पास नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी कंडीशंस मेरे पास होंगी वो बराबर होंगी किसके स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के, है ना बिल्कुल। और नंबर ऑफ अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करूं तो जब मेरे पास नंबर ऑफ जॉइंट इक्विलिब्रियम जो मेरे पास है अगर वो मेरे पास डीके के इक्वल है तो मैं किसको यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट मेथड को, किसको डिस्प्लेसमेंट मेथड को, ठीक है सर। इसका यूज कब करना है आपको फोर्स मेथड का, जब आपके पास डीएस जो होगा वो डीके से क्या होगा कम होगा तब यूज करना है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करूं तो इसका यूज आपको तब करना है जब आपके पास डीके जो होगा वो कम होगा किससे डीएस से, किससे डीएस से। अब बेहतरीन क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है क्योंकि इसमें
अगर मैं बात करूं तो वो चालू हो जाता है जो कि टॉस का या फिर मैं बोलूं जेईएन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, क्या रटना, क्या रटना। कैसे सर रटना कैसे? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनमें से फोर्स मेथड कौन सा है और इनमें से डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन सा है, मतलब याद करने वाली चीज आ गई कि नहीं आ गई, है ना। ऊपर जो चीजें चल रही थी वो कैसी थी, कॉन्सेप्चुअल, कैसी कॉन्सेप्चुअल, और यहाँ पे जो मेरे पास चीजें अब आने लगी हैं वो कौन सी, रटने वाली, कि इनमें से कौन सा मेथड है। तो ये तो याद ही करना पड़ेगा कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो मेरे पास है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो मेरे पास है, कंपैटिबिलिटी मेथड जो मेरे पास है, थ्री मूवमेंट इक्वेशन जो मेरे पास है, कॉलम एनालॉजी जो मेरे पास है, या फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड जो मेरे पास है, ये सारे के सारे जो मेरे पास मेथड हैं वो कौन से हैं, फोर्स मेथड। कौन से हैं, फोर्स मेथड। याद करने पड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। उसके अलावा अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करूंगा तो वो है मेरे पास मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड बेहद इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, और उसके बाद आता है मेरे पास कौन सा, कानीज मेथड। कौन सा, कानीज मेथड, ठीक है ना, बिल्कुल। ये मेथड है मेरे पास कौन से, डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है सर। अगर मैं सम इंपॉर्टेंट थ्योरीज की अगर मैं बात करूंगा, कुछ जो मेरे पास इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं अगर मैं उनकी बात करूं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमारे पास है, इसको आप सॉम में भी पढ़ते हो, और ये कहीं ना कहीं इसका यूज जो होता है सॉम से निकल के कहां पे और हो जाता है हमारे पास, टॉस में। कहां पे, टॉस में, ठीक है। क्या बोलता है ये, तो सर ये बोलता है इंटरनल स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रक्चर ड्यू टू सेवरल external loading can be determined by displacement caused by each of the external load acting separately। मतलब अगर मैं बात करूंगा तो इंटरनल स्ट्रेस जो मेरे पास होंगे या डिस्प्लेसमेंट जो मेरे पास होंगे, उनको अलग अलग लोडिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग या लोड्स के लिए उनको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, और उनका एडिशन या फिर अगर मैं बात करूंगा सब्ट्रैक्शन जो मेरे पास है वो डिपेंड करेगा सर कि लोडिंग जो मेरे पास है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है या फिर किस में हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में। मतलब क्या है सर, मतलब जो समझ में आएगा वो एग्जांपल से समझ में आएगा अपन को। तो एग्जांपल जो मेरे पास है वो क्या है, ये सपोर्ट है मेरे पास ए, ये क्या है मेरे पास बी, यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है सर। पूरे स्पान पे, स्पान मेरे पास पूरा कितना है, 2L है। कितना है, 2L है। कैंटिलीवर सेक्शन है मेरे पास, और अगर मैं बात करूंगा L डिस्टेंस जो मेरे पास यहाँ से है, इस पे मेरे पास एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जो कि है मेरे पास क्या, P। क्या है, P। बस में, ठीक है सर। फाइंड फाइनल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या पूछ रहा है सर, फाइनल डिफ्लेक्शन पूछ रहा है कुछ ऐसे कि बता दीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइनल डिफ्लेक्शन कितना होने वाला है, ठीक है सर। मैंने बोला सर एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे इस यूडीएल के कारण कितना डिफ्लेक्शन होगा वो अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस पॉइंट पे इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट लोड के कारण कितना डिफ्लेक्शन होगा वो अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। और दोनों ही जो मेरे पास फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं दोनों के कारण डिफ्लेक्शन जो मिलेगा मुझे वो सेम डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। इसका मतलब दोनों को क्या कर दूंगा मैं, अलग अलग कैलकुलेट कर लूं, और क्या कर लूं, ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है सर। तो भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करूंगा, मैंने पहले पॉइंट लोड ले लिया है, पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है मेरे पास, इसके कारण जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिफ्लेक्शन है, वो मैंने माना है सर कितना, डेल्टा V1, और प्लस और किसके कारण आ रहा होगा, और आ रहा है सर मेरे पास यूडीएल के कारण। इसके कारण जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने माना है कितना, डेल्टा B2, ठीक है सर। मैंने बोला सर डेल्टा B2 की अगर मैं बात करूंगा इसके कारण यूडीएल के कारण, तो हमें पता है कितना होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वो होता है मेरे पास WL⁴/8 EI होता है सर कैंटिलीवर सेक्शन विद यूडीएल के केस में। यहाँ पे L जो मेरे पास है वो 2L है, तो मैंने 2L पुट कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन जो आ गई मेरे पास कुछ इस प्रकार से ये वाली निकल के आ गई मेरे पास, W इंटू इसका की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया, 2WL⁴/EI। सिमिलरली अगर इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट लोड की बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा A पॉइंट, ये मेरे पास हो जाएगा B पॉइंट। इस पॉइंट लोड के कारण मुझे टोटल डिफ्लेक्शन जो निकालना है वो डेल्टा V1 निकालना है, जो कि दो कंडीशंस में या फिर दो चीजों में मुझे निकालना पड़ेगा। एक तो इस पॉइंट के कारण यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन होगा वो, यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन होगा वो कैलकुलेट में कर लूं, और एक इसके अलावा डिफ्लेक्शन जो मुझे मिला है वो ये डिफ्लेक्शन भी मिला है मुझे। मैंने दोनों डिफ्लेक्शन को अलग अलग ब्रेक कर दिया, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। मैंने बोला सर इस पॉइंट लोड के कारण यहाँ पे जो मेरे पास डिफ्लेक्शन होगा, ये तो मेरे पास यही वाला केस बन गया पॉइंट लोड, तो ये मेरे पास कितना होगा, PLQ/3EI, कितना होगा, PLQ/3EI, ठीक है सर। और अगर मैं बात करूं सर, ये मेरे पास डिस्टेंस जो है वो कितनी है मेरे पास L, और अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे मैं थीटा निकाल लेता हूं तो ये मेरे पास कितना है थीटा, ये मेरे पास L है, तो डेल्टा 2 जो मेरे पास आ जाएगा वो भी मैं निकाल सकता हूं, कैसे, ऐसे कि डेल्टा 2 जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास थीटा इंटू L, क्योंकि tan थीटा जो मेरे पास बराबर होगा स्मॉल एंगल वेरिएशन के लिए वो कितना होगा मेरे पास, थीटा के बराबर, किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो डेल्टा 2 जो मेरे पास बराबर हो चुका है वो हो चुका है थीटा इंटू L, ठीक है। अब डेल्टा 2 जो मेरे पास होगा वो मेरे पास होगा सर स्लोप कितनी होती है मेरे पास, मैक्सिमम स्लोप कितनी होती है, तो मैंने बोला सर इस पॉइंट पे मैक्सिमम स्लोप में निकाल सकता हूँ, वो कितनी है मेरे पास, ये डिफ्लेक्शन होता है सर PLQ/3I, और स्लोप होती है मेरे पास PL² /2EI, PL² /2EI मैक्सिमम स्लोप है ना, बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल, पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू एल, तो ये कितना हो जाएगा पी एल क्यू अपॉन 2EI। दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, मेरे पास कितना आ गया 5/6 5/6 पी एल क्यू अपॉन EI, ये मेरे पास आ जाएगा ऐड करने के बाद, क्योंकि पी एल क्यू अपॉन 2EI ऊपर से आया था, पी एल क्यू अपॉन 2EI जो मेरे पास है वो यहाँ से आ चुका है, तो मेरे पास इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, ऊपर से कितना आया था सर, ऊपर से आया था मेरे पास, ऊपर से आया था मेरे पास ये वाला है ना, बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास डेल्टा B2 है, और ये मेरे पास जो है वो मेरे पास है सर डेल्टा B2 और डेल्टा B1, जो भी मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं उनको आप ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद आपके पास टोटल पॉइंट जो है B, उस पर कहीं ना कहीं क्या निकाल सकते हो आप लोग, डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। ये जो है मेरे पास, हाँ ये आ गया टोटल डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल और कंसंट्रेटेड लोड जो मेरे पास होगा एट पॉइंट B। 5/6 तो मेरे पास किसके कारण आ गया सर, 5/6 तो मेरे पास आ गया पॉइंट लोड के कारण, जो कि मेरे पास इतना आ गया, और ऊपर वाला जो था मेरे पास वो कितना था 2WL/4/EI, ठीक है ना। इस तरीके से यूज करना आपको किसका, मेथड ऑफ सुपर पोजिशन का, ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन टैकल करना, और अगर कहीं ना कहीं इसकी थ्योरी जो है हमारे पास अगर वो आती है तो अब मतलब समझ में आ गया हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी थ्योरी, कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम, कौन सी है, कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। कास्टिग्लियानो की फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है सर, कि जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसका, स्ट्रेन एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, वो बराबर होगा सर हमारे पास लोड के बराबर, किसके बराबर, लोड के बराबर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये हमारे पास कास्टिग्लियानो की पहली थ्योरम है कि स्ट्रेन एनर्जी का अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन, तो वो मुझे क्या देगा सर, लोड देगा, जो कि अप्लाइड लोड है मेरे पास वो, ठीक है। कास्टिग्लियानो की जो सेकंड थ्योरम है वो क्या बोलती है सर, कि अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेन एनर्जी का अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू लोड, विद रिस्पेक्ट टू लोड, तो वो मुझे क्या देगा सर, डिफ्लेक्शन देगा, क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है सर, कास्टिग्लियानो की सेकंड थ्योरम, क्या है, कास्टिग्लियानो की सेकंड थ्योरम, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ठीक है साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर क्या है मेरे पास, स्ट्रेन एनर्जी, वर्क डन टू स्ट्रेनिंग ए मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है साहब। एक्सियल लोड के कारण अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेन एनर्जी का, तो ग्रेजुअल लोड के कारण अगर मैं बात करूं, एक्सियल लोड के कारण मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जो आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा P²L/2AE, याद रखना है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल। डायरेक्टली पूछा जाएगा कितना, P²L/2AE। बेंडिंग मोमेंट के कारण अगर मैं फॉर्मूले की बात करूंगा स्ट्रेन एनर्जी के, तो वो मेरे पास आ जाएगा U इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mx का होल स्क्वायर, mx मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे मूवमेंट जो मेरे पास है वो mx है, तो mx का होल स्क्वायर इंटू dx/2EI। अगर मैं टॉर्जन के कारण अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेन एनर्जी की, तो टॉर्जन के कारण मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी होगी, उसका फॉर्मूला मेरे पास कितना, U इक्वल टू 1/2 T²L/G इंटू J, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ये मेरे पास है। फिर है मेरे पास थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, ये क्या बोलती है सर, फॉर एनी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर द रिडंडेंट शुड बी सच दैट एज टू मेक द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद इन द स्ट्रक्चर इज मिनिमम। मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको रिडंडेंट जो अननोन फोर्स है उसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि उसके लिए जो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए सर, मिनिमम होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यही बोलता है सर थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क या फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना, बात समझ आई, ठीक है साहब। चलिए ये पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है ठीक है ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, और ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, चलिए चलिए चलिए, ये वाली रिएक्शन बहुत जल्दी पूछी जाती है। एक कैंटिलीवर सेक्शन है, एक कैंटिलीवर सेक्शन है, यूडीएल लग रहा है, तो बताओ उस पर आरए और आरबी कितने होंगे, तो आरबी जो होगा वो होगा 3WL/8 और आरए कितना होगा सर 5WL/8, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मिली जाएगी, तो इन चीजों को ही आपको रिवाइज करके जाना है वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है सब, ठीक है। और मूवमेंट कितना होगा सर एट पॉइंट ए, तो वो होगा मेरे पास -WL²/8, कितना होगा -WL²/8। और पॉइंट बी पे अगर पूछोगे तो 0, फ्री एंड है, वो क्या है, फ्री एंड, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए तो ये वाली बात हो गई सर, ठीक है ना। चलिए 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 चलिए, बैटीज लॉ क्या बोलता है सर, तो बैटीज लॉ की अगर मैं बात करूंगा, बैटीज लॉ ये बोलता है सर, बैटीज लॉ ये बोलता है सर कि अगर मैं वर्चुअल वर्क डन की बात करूं बाई क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेज, और अगर मैं बात करूं वर्चुअल वर्क डन की बाई पी सिस्टम ऑफ फोर्सेज, तो दोनों के कारण जो किया गया वर्चुअल वर्क डन होगा वो क्या होगा सर, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या है, मतलब यह है सर कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैंने क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस को लगाया है, अप्लाई किया है, इस क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरे पास डिफ्लेक्शन आया है वो मेरे पास आया डेल्टा पी क्यू। और एक जो मेरे पास सिस्टम ऑफ फोर्स है, एक जो मेरे पास सिस्टम ऑफ फोर्स है वो है मेरे पास पी सिस्टम ऑफ फोर्स। पी सिस्टम ऑफ फोर्स के कारण अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरे पास डिफ्लेक्शन है वो कितना है डेल्टा क्यू पी। तो अगर मैं बात करूं
अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल वर्क डन जो मेरे पास होगा, वर्चुअल वर्क डन जो मेरे पास होगा बाई क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बाई क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाई उसका डिफ्लेक्शन, और वर्चुअल वर्क डन जो मेरे पास होगा बाई पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। दोनों के वर्चुअल वर्क डन जो मेरे पास होने चाहिए वो क्या होने चाहिए सर, बराबर होने चाहिए। ये बताता है सर कौन, ये बताता है सर वेट इज लॉ। स्टेटमेंट पूछा जाएगा आप लोगों से, क्या स्टेटमेंट, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए साहब, चलिए तो याद रखना है आपको ये, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जो मेरे पास है वो बेटीज लॉ का ही कहीं ना कहीं एक वर्जन है हमारे पास, जो कि ये बताता है सर अपन को डिफ्लेक्शन एट द लोकेशन ऑफ Q ड्यू टू यूनिट लोड एट P should be equals to the deflection at the location of P due to unit load at Q। मतलब कि अगर मैं बात करूं सर, अगर मैंने यूनिट लोड यहाँ पे अप्लाई किया है तो उसके कारण जो मेरे पास डिफ्लेक्शन देखने को मिला है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इस पॉइंट पर अगर यूनिट लोड अप्लाई किया है उसके कारण अगर मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिला है इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे, तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास हो गया लोड मल्टीप्लाइड बाय उसका डिफ्लेक्शन, इसका मतलब डेल्टा Q1 बराबर लोड मल्टीप्लाइड बाय उसका डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा P1, क्योंकि लोड तो मेरे पास है, यूनिट लोड ही मैंने अप्लाई किया है, इसका मतलब ये आ जाएगा डेल्टा Q1 बराबर डेल्टा Q2। इसका मतलब दोनों जगह पे डिफ्लेक्शन मुझे क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं यूनिट लोड अप्लाई करूंगा तो सेम, क्या मिलेगा, सेम। ये है मेरे पास मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम जो कि बेटीज लॉ का ही एक क्या है, रूप है। बस लोड जो अप्लाई कर दिया वो कौन सा अप्लाई कर दिया है, यूनिट लोड। कौन सा, यूनिट लोड। चलिए साहब, चलिए साहब, उसके बाद आपके पास आता है चैप्टर नंबर 3। कौन सा आता है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना। चलिए चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है वो है हमारे पास मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड है ये, ठीक है ना, बिल्कुल। कौन सा मेथड है ये है सर डिस्प्लेसमेंट मेथड। कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो पहला क्वेश्चन तो यही दिखाई दे रहा है आपको कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं तो एक चीज हमारे पास स्टिफनेस, स्टिफनेस हमारे पास क्या होती है, स्टिफनेस हमारे पास होती है सर लोड कितना रिक्वायर्ड होगा एक यूनिट डिफ्लेक्शन को या डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। और अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी, तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू यूनिट लोड, तो यूनिट लोड के कारण या यूनिट लोड अप्लाई करने के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है, वही क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। जो मेरे पास स्टिफनेस है जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों होती है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हैं, डिफॉर्मेशन यूनिट मिल रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है हमें किसके कारण, यूनिट लोड के कारण। तो सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल, ठीक है। एक्सेल स्टिफनेस की अगर मैं बात करूं तो एक्सेल स्टिफनेस सॉम में पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। डेल्टा हमें पता है क्या होता है, पी एल अपॉन ए होता है, के बराबर हमारे पास हो गया पी बराबर ए ई अपॉन एल हो गया, तो इसका मतलब एफ जो मेरे पास आ जाएगा वो 1 अपॉन के, इसका मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास, एल अपॉन ए। तो अगर मैं एक्सेल स्टिफनेस की अगर मैं बात करूंगा तो ये देखने को मुझे मिलेगी क्या, एक्सेल स्टिफनेस होगी मेरे पास ए अपॉन एल, और अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूंगा तो मेरे पास होगी एल अपॉन ए, ठीक है ना, बिल्कुल। और रोटेशनल स्टिफनेस की अगर मैं बात करूंगा तो रोटेशनल स्टिफनेस मेरे पास क्या होती है, मूवमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा यूनिट रोटेशन के लिए, वो कहलाती है मेरे पास क्या, रोटेशनल स्टिफनेस। अगर मेरे पास फार एंड जो मेरे पास है अगर वो हिंज्ड है, अगर मेरे पास फार एंड जो है अगर मेरे पास हिंज्ड है, इसका मतलब जो मेरे पास मूवमेंट होगा या रोटेशनल स्टिफनेस मेरे पास होगी वो होगी मेरे पास एम एल अपॉन 3 कितनी होगी सर, एम एल अपॉन 3 तो मेरे पास रोटेशन हो गया। और मैंने बोला सर एम इक्वल टू क्या होता है, तो मैंने बोला सर एम इक्वल टू होता है मेरे पास मूवमेंट इक्वल टू होता है मेरे पास स्टिफनेस इनटू रोटेशन थीटा। उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मैंने बोला सर के इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास मूवमेंट अपॉन थीटा। थीटा कितना होगा मेरे पास, थीटा मेरे पास होगा सर यहाँ से, अगर मैं बात करूँ थीटा जो मेरे पास होगा यहाँ से, या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास के की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 3i अपॉन एल। जब फार एंड मेरे पास क्या होगा, फिक्स्ड होगा, क्या होगा, फिक्स्ड सॉरी हिंज्ड होगा, बिल्कुल। और फार एंड अगर मेरे पास फिक्स्ड होगा तो 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिक्स्ड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4ei अपॉन एल। कैसे याद रखना है, फार एंड और फिक्स्ड एंड। फार एंड जो मेरे पास है अगर वो फिक्स्ड एंड है तो इसका मतलब फिक्स्ड के साथ क्या आएगा सर, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए चलिए अगर फार एंड मेरे पास फ्री होगा, फार एंड अगर मेरे पास फ्री होगा तो स्टिफनेस जो मेरे पास होगी वो 0 होगी, क्योंकि वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा ये मेरे पास फ्री हो, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन इस केस में अगर मैं बात करूंगा तो स्टिफनेस जो मुझे देखने को मिलेगी, अगर मैं उसकी बात करूं,
अगर मैं उसकी बात करूंगा तो जब भी आप सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के, तो आपके पास स्टिफनेस जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, EI अपॉन L। कितनी आ जाएगी, EI अपॉन L। ठीक है ना, बिल्कुल। कैरी ओवर मूवमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो कैरी ओवर मूवमेंट जो मेरे पास होगा, अगर मैं बात करूं कि जब फार एंड मेरे पास फिक्स्ड होगा तो कैरी ओवर मूवमेंट होगा मेरे पास MA/2। जितना मैंने अप्लाइड किया है, कितना किया है, MA, तो इसका मतलब कैरी जो मेरे पास होगा, अगर फार एंड मेरे पास फिक्स्ड है तो वो कितना होगा, MA/2। कैरी ओवर फैक्टर जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास कैरी ओवर मूवमेंट अपॉन अप्लाइड मूवमेंट। इसका मतलब कैरी ओवर मूवमेंट जो मेरे पास है वो है मेरे पास कितना, वो है मेरे पास कैरी ओवर मूवमेंट जो मेरे पास है वो है मेरे पास कितना, MA/2, और अप्लाइड मूवमेंट कितना है मेरे पास, MA। तो MA/2 अपॉन MA, MA/2 और 1 अपॉन MA, MA से MA कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। MA से MA क्या हो जाएगा सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो कैरी ओवर फैक्टर मेरे पास ये आ जाएगा। चलिए चलिए चलिए, अगर मैं बात करूं तो ये हो गया मेरे पास। फिर है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हमें क्या बताती है कि अगर एक पर्टिकुलर जॉइंट पे अगर मैंने मूवमेंट अप्लाई किया है कहीं ना कहीं m0, तो ये जो मेरे पास मूवमेंट है वो किस तरीके से मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलग अलग एंड्स पे, अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, अलग अलग सपोर्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे मूवमेंट अप्लाई किया है कितना, m0, कितना m0। तो सबसे पहले मैं मूवमेंट अप्लाई जो करूंगा, इन मेंबर्स में कितना मूवमेंट मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको मैं कैलकुलेट करूंगा, और उस मूवमेंट को फिर मैं क्या कर दूंगा सर, कैरी ओवर कर दूंगा अलग अलग पॉइंट पर। जैसे पॉइंट मेरे पास A हो गया, B हो गया, C हो गया, और क्या हो गया, D हो गया। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का। किसका, थ्योरम का। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, आपको पहले स्टिफनेस कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद स्टिफनेस कैलकुलेट करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोग अलग अलग जो आपके पास मेंबर हैं, OA मेंबर, OB मेंबर, OC मेंबर और OD मेंबर, इन मेंबर्स में सब में क्या निकालोगे आप, कहीं ना कहीं मूवमेंट जो आपके पास है उसको निकालोगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो कितना मेरे पास कैरी ओवर मूवमेंट है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। तो इसी का मतलब अगर साइन कन्वेंशन की बात करूं फिक्स्ड एंड मूवमेंट के लिए, तो क्लॉकवाइज जो है होगा उसको आपको पॉजिटिव लेके चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा उसको आपको क्या लेके चलना है सर, नेगेटिव लेके चलना है। मैंने बोला सर ये मेरे पास कहीं ना कहीं फिक्स्ड एंड है, ये मेरे पास फिक्स्ड एंड है, दोनों एंड फिक्स्ड हैं, इसके बीच में मेरे पास पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो इसकी अगर मैं बात करूंगा सर, मेरे पास MAB जो मेरे पास होगा, MBA जो मेरे पास होगा, मुझे सिंपली पता है कि यहाँ पे जो मेरे पास मूवमेंट आने वाला है वो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज को मैं लेकर चलूंगा पॉजिटिव। इसका मतलब MBA बार जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास प्लस PL/8, और MAB बार की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस PL/8। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल। फिक्स्ड एंड मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैंने मूवमेंट लगाया है A पर, तो इसका मतलब, और यहाँ पे मेरे पास कितनी है ये डिस्टेंस B है, तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ये जो मेरे पास हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, मैंने बताया ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस लेना है, कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस PAB² मतलब पास वाली जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ना करके आपको दूर वाली का करना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस PAB²/L²। और अगर मैं MBA बार की बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा कितना, MBA बार हो जाएगा मेरे पास प्लस PA²B/L²। दूर वाली डिस्टेंस का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये मेरे पास इसके लिए आ गया। अगर यूडीएल के केस में अगर मैं बात करूं, दोनों अगर मेरे पास सपोर्ट फिक्स है तो वो हो जाएगा मेरे पास WL²/12। ठीक है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों देख लेना। फिर मैंने बोला सर अगर मेरे पास मूवमेंट बीच में अगर मेरे पास M0 लग रहा है, तब जो मेरे पास कहीं ना कहीं मूवमेंट होगा, फिक्स्ड एंड मूवमेंट मेरे पास कितना होगा। तो मैंने बोला सर अगर एंड पे मेरे पास सपोर्ट पे बीच में मेरे पास मूवमेंट जो है वो अगर M0 लग रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही मेरे पास मूवमेंट जाएंगे, वो कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। और ये मेरे पास होगा सर M0/4। कितना होगा, M0/4। ठीक है। मैंने बोला सर इस मूवमेंट को अगर मैं सेंटर में लगा के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस A पे अगर मैं लगाऊंगा सपोर्ट A से, और सपोर्ट B से अगर मैं B डिस्टेंस पर अगर मैं अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या होगा। तो मैंने बोला सर ये होगा मेरे पास MAB बार जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास M0 इंटू दूर वाली डिस्टेंस मतलब B इंटू 3A- L मतलब टोटल डिस्टेंस मेरे पास है वो 3A-L/L²। और MBA बार की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास M0 इंटू A इंटू 3B-L/L²। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये हमारे पास है। अगर आपके पास UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अगर आपके पास अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास MAB बार जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास MAB बार आएगा आपके पास कैसा, माइनस WL²/30। और जहां पे लोड ज्यादा है हमारे पास, जहां पे ज्यादा लोड है हमारे पास वहां पे मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसीलिए कम से डिवाइड करूंगा, ज्यादा वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। तो कितना आ जाएगा मेरे पास MBA बार बराबर प्लस WL²/20 प्लस WL²/20। बात समझ, बिल्कुल। चलिए, मैंने बोला सर अगर मैं दोनों एंड अगर मेरे पास फिक्स्ड हैं, तो अगर मैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट की अगर मैं बात करूंगा, अगर मेरे पास सेटलमेंट हो रहा है सपोर्ट का, तब अगर मैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट की बात करूंगा, सेटलमेंट कितना हो रहा है सपोर्ट का, डेल्टा हो रहा है, तब मेरे पास जो MAB बार और MBA बार जो देखने को मिलेगा मुझे, वो मुझे देखने को मिलेगा सर कितना, -6 EI डेल्टा/L²। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए,
और अगर मैं आर ए सपोर्ट रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो वो सपोर्ट रिएक्शन मुझे देखने को मिलेगी कितनी, सपोर्ट रिएक्शन मेरे पास जो होगी आर ए वो मेरे पास होगी सर कितनी 12 EI डेल्टा अपॉन एल क्यू, 12 EI डेल्टा अपॉन एल क्यू। ध्यान रखना जो मेरे पास मूवमेंट है दोनों एंड पे वो तो है मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए मैंने दोनों क्या ले रखे हैं नेगेटिव है मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास -6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। और अगर मैं आर ए की बात करूंगा तो आर ए मेरे पास कितना हो जाएगा 12 EI डेल्टा अपॉन एल क्यू। ये रिएक्शन है, ये क्या है रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं, फिर है मेरे पास चैप्टर नंबर 4 जो कि है मेरे पास स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। कौन सा है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से जनरली अगर मैं बात करूंगा बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लेकिन जो जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको अपन डील कर लेते हैं, है ना, बिल्कुल, क्या दिक्कत है। मैंने बोला सर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो मेरे पास है वो कौन सा मेथड है, तो ये मेरे पास मेथड जो है वो है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड, और इसके लिए मेरे पास डी के जो होगा वो लेस देन होगा किससे, डीएस से, किससे, डीएस से, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो अननोन्स यहाँ पे जो मेरे पास होंगे वो जॉइंट के जो डिफॉर्मेशन मेरे पास होंगे उनको अननोन्स बोला जाएगा। अगर मैं बात करूं तो एक्सियल जो मेरे पास डिफॉर्मेशन होंगी उनको अपन नेग्लेक्ट करके चलेंगे। डेविएशंस जो मेरे पास होंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस के, उनकी अगर मैं बात करूं तो एम ए बी बार जो मेरे पास होगा, अगर मैं उसकी बात करूंगा फिक्स्ड एंड मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल लोडिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं एम ए बी ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए सपोर्ट जो कि मेरे पास होगा 4 EI अपॉन एल इंटू थीटा ए। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो आपको जो याद रखनी है इक्वेशन फाइनल एंड मूवमेंट्स की जो इक्वेशन है आपको वो ये वाली याद रखनी है, बस खत्म बात। ड्राइव होकर जो हमारे पास इक्वेशन आती है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, उसमें अलग अलग कंडीशंस जो हमारे पास हैं उनको कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैं बोलूं कि कौन सी इक्वेशन आपके काम में आने वाली है तो वो ये है सर कि एम ए बी जो मेरे पास होगा, मूवमेंट जो मेरे पास होगा, फाइनल एंड मूवमेंट जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास एम ए बी बार मतलब फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस 4 EI अपॉन एल इंटू सपोर्ट थीटा जो मेरे पास है वो है मेरे पास सपोर्ट जो मेरे पास ए है उस पर रोटेशन प्लस 2 EI अपॉन एल इंटू जो मेरे पास सपोर्ट बी है उस पर रोटेशन -6 EI अपॉन डेल्टा -6 EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है ना, बिल्कुल। ये मेरे पास हो गई किसके लिए, एम ए बी के लिए। अगर मैं ए बी स्पान की बात कर रहा हूं तब मेरे पास ये हो गई। अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी एम ए बी बार प्लस 2 EI अपॉन एल, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास कॉमन आ जाएगा तो प्लस 2 EI अपॉन एल कितना हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास ये 2 EI अपॉन एल मैंने कॉमन लिया कितना हो जाएगा 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल मेरे पास होने वाला है। एम बी ए बार की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा क्या, एम बी ए बार अगर मैं बात करूंगा फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस 2 EI अपॉन एल 2 थीटा ए 2 थीटा बी प्लस यहाँ बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो बी पहले आ जाएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है आप लोगों से वो डायरेक्टली पूछे जाने के चांसेस जो है वो काफी है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर स्पान के लिए आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को लिखिए, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो वह है मेरे पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड रोलिंग लोड्स, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप लोगों से पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि ILD क्या होता है। तो ILD जो हमारे पास है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ईदर द रिएक्शंस shear, bending moment or deflection at a specific point in a member as a concentrated unit force moves over the members, ठीक है ना। अगर मैं एक कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट लोड को अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन पे मूव कराऊंगा तो उसके कारण जो मेरे पास कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शंस वहां पे आ रहे हैं, जो मेरे पास शेयर फोर्स में, जो मेरे पास बेंडिंग मोमेंट में, इन सारी चीजों में मुझे जिस तरीके से यूनिट लोड जो मेरे पास है या रोलिंग लोड जो मेरे पास है वो एक पर्टिकुलर एंड से दूसरे पर्टिकुलर एंड पे जैसे जैसे मूव करेगा तो मुझे कितना वेरिएशन मुझे इन चीजों में देखने को मिल रहा है, वही मेरे पास किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, या उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का, किसका, ILD का, ठीक है साहब, ठीक है। It represents the effect of a moving load only at a specified point in a member, whereas shear force and bending moment diagram represent the effect of fixed load at all the points along the member. It help in deciding where should the moving loads be placed on the structure so that it creates ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस एट द स्पेसिफिक पॉइंट। और इससे हम ये भी डिसाइड कर पाते हैं कि अपन को एग्जैक्टली मैक्सिमम शेयर फोर्स या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए अपन को एक पर्टिकुलर लोड को कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं ILD बात करूं रिएक्शंस के लिए तो ILD जहां पे आपको ILD बनाना है, जिस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको बनाना है, तो सबसे पहले तो वहां पे आप लोग ले लोगे क्या, यूनिट डिफॉर्मेशन, क्या ले लोगे, यूनिट डिफॉर्मेशन। और दूसरा जो आपके पास एंड है उस पे जो मेरे पास रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जीरो। मतलब जिस पर्टिकुलर एंड के लिए आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ILD पूछ रहा है,
तो उसी के लिए अगर आपको बनाना है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां से अगर आप एक सेक्शन कंसीडर करोगे तो आर आपके पास जो रिएक्शन आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास आ जाएगी L माइनस एक्स अपॉन एल, और यहाँ से अगर आप आरबी की बात करोगे तो आएगी आपके पास एक्स अपॉन एल। अगर मैं आर ए रिएक्शन के लिए बात करूंगा, यहाँ पे अगर मैं कहीं पे भी सेक्शन कंसीडर करता हूँ तो आर ए रिएक्शन के लिए एक्स बराबर कितना होगा, 0 होगा। एक्स बराबर 0 अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो एल अपॉन एल आएगा, एल अपॉन एल कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। और वही मैं बात बोल रहा हूँ, वही मैं बात बोल रहा हूँ, बोलिए बिल्कुल सही है। मैंने बोला सर आईएलडी अगर मैं आरबी के लिए अगर मैं बात करूंगा तो आईएलडी जो मेरे पास आरबी के लिए, वही बात मैंने बोली सर, आईएलडी जो मेरे पास आरबी के लिए, इसका मतलब पॉइंट बी के लिए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैंने बोला सर एल के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, एल के बराबर हो जाएगी। तो एल के बराबर अगर हो जाएगी तो यहाँ पे पुट कर दो ना, तो कितना हो जाएगा, एल अपॉन एल बराबर कितना हो जाएगा, आरबी बराबर 1। और यही बात मैं बोल रहा हूँ कि आईएलडी अगर आप लोगों से कोई आरबी मतलब इस सपोर्ट डायरेक्शन के लिए अगर बनाता है तो इसका मतलब यूनिट डिफॉर्मेशन वहां पे दे दीजिए और दूसरा जो एंड है उसको 0 प्लेस कर दीजिए। कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा आपके पास, आईएलडी बन जाएगा। आईएलडी फॉर शेयर फोर्स की अगर मैं बात करूंगा एट पॉइंट सी, तो वो मुझे देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, ए सपोर्ट पे शेयर फोर्स 0, बी सपोर्ट पे शेयर फोर्स 0। अगर मैं बात करूंगा शेयर फोर्स कुछ इस तरीके से वेरिएशन होता है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास होगा ए अपॉन एल, और अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मैं बात करूंगा तो वो होगा मेरे पास बी अपॉन एल। ठीक है ना, बिल्कुल। आईएलडी अगर मैं बात करूंगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी की, तो इसका मतलब आईएलडी जो मुझे बेंडिंग मोमेंट के लिए देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और इसकी वैल्यू जो मेरे पास होगी वो होगी मेरे पास ए बी अपॉन एल। कितनी होगी मेरे पास, ए बी अपॉन एल। ये मान के चलना कि या तो आप लोगों से आईएलडी की डेफिनेशन जो ऊपर लिखी हुई है वो पूछी जाएगी, अगर पूछी जाएगी तो उसके बाद आईएलडी आप लोगों से रिएक्शन के लिए पूछा जाएगा, आईएलडी आप लोगों से शेयर फोर्स के लिए पूछा जा सकता है, और आईएलडी आप लोगों से बेंडिंग मोमेंट के लिए पूछा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू तो सिंपल आ गई मेरे पास 1, जिसके लिए बोल रहा है उसी के लिए मेरे पास उतनी ही वैल्यू हो जाएगी। बोलिए बिल्कुल। जैसे अगर मैं आर ए के लिए बनाना चाहता हूं तो वहां पे मैंने यूनिट डिफॉर्मेशन ले लिया 1 ले लिया, दूसरे के लिए 0। अगर मैं आरबी के लिए बनाना चाहता हूं तो उस पर डिफॉर्मेशन मैंने 1 ले लिया, दूसरे के लिए क्या 0 हो जाएगा मेरे पास। मैंने बोला सर अगर मैं आईएलडी फॉर शेयर फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा ए, ये मेरे पास हो जाएगा बी। अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे पास हो जाएगा ए अपॉन एल, अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरे पास हो जाएगा बी अपॉन एल। कितना हो जाएगा, बी अपॉन एल। बात समझ कि नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। और अगर आईएलडी अगर मैं बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे पास हो जाएगा ए सी बी, इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ए बी अपॉन एल। कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन एल। बात समझ, ठीक है सर। तो ये सारा जो मैंने ऊपर आपको मामला बताया है वही मामला यहाँ पे ड्राइव हो रखा है पूरा का पूरा, कैसे आया है मेरे पास, ठीक है ना, बिल्कुल। आईएलडी बनाना कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना। वो सारे के सारे जो मेरे पास हैं जो मेरे पास हैं वो कैसे ड्राइव होके आए हैं वही सारा मामला यहाँ पे चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ आईएलडी आप लोगों से 3 ही चीज का पूछा जाएगा, जो मैंने आपको तीनों ऊपर डायग्राम बता दिए हैं उन्हीं का पूछा जाएगा, ठीक है ना। या मैक्सिमम अगर पूछा जाएगा तो लोड को कहाँ पे पुट करना है बस उसको प्लेस करके देख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। हालांकि वो जो क्वेश्चन बन जाता है वो थोड़ा सा लेंदी या फिर मैं बोलूँ गेट के आसपेक्ट से क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा पूछने के चांसेस है वो कम है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, और अगर मैं बात करूं तो ये आईएलडी की आपको बेसिकली डेफिनेशन याद रखनी है, और इसके कारण अगर मैं बात करूं तो आईएलडी कैसे कैसे बनते हैं। हाँ, अब देखना क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि मूलर ब्रेसलो जो हमारे पास प्रिंसिपल है, मूलर ब्रेसलो जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो किसका प्रिंसिपल है। तो सर अगर मैं एग्जैक्टली अगर मैं आईएलडी नहीं कैलकुलेट करना चाहता हूं या शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट अगर मैं नहीं करना चाहता हूं कैलकुलेट, लेकिन केवल मैं ये बताना चाहता हूं सर कि आईएलडी जो मेरे पास है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो मेरे पास है, उसकी शेप कैसी होगी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, तो वो बताता है सर कौन, मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, है ना, बिल्कुल। तो द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन मे बी ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द रिस्ट्रेंट offered by that function and introducing a unit displacement at that location and in the direction of function। अगर मैं बात करूंगा जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे कहीं ना कहीं क्या बनाना है, आईएलडी बनाना है, तो उसमें जिस पर्टिकुलर फोर्स से उसको रिस्ट्रेन कर रखा है उसको मैं हटाऊंगा वहां से। अगर मूवमेंट लगा हुआ है तो मैं हटा के मूवमेंट को वहां पे रोटेशन अलाउ कर दूंगा, उतनी ही रोटेशन। और अगर वहां पे लोड लगा हुआ है तो उस लोड को मैं हटा के वहां पे डिफॉर्मेशन उतनी ही मैं अप्लाई कर दूंगा, या डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं उतना ही मैं अप्लाई कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा। तो वहां से मुझे आईएलडी देखने को मिलेगा मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो कि मुझे क्या बताएगा, उस आईएलडी की शेप बताएगा। क्या बताएगा सर, आईएलडी की शेप बताएगा। फिर है मेरे पास चैप्टर नंबर 6 मिसलेनियस टॉपिक जो मेरे पास है। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रस्ट जो मेरे पास है, ट्रस्ट में मुझे दो चीजें देखने को मिलती हैं, मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट। आजकल यहाँ से क्वेश्चन एसएससी यही पूछ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा मेथड ऑफ सेक्शन की, मेथड ऑफ जॉइंट की, तो देखिए किस पर्टिकुलर मेथड को आप कहां पे यूज करेंगे। तो मैंने बोला सर जब व्हेन फोर्स रिक्वायर्ड इन ए पर्टिकुलर मेंबर,
जब एक पर्टिकुलर मेंबर में ही अगर मुझे फोर्स निकालना है तब मैं मेथड ऑफ सेक्शन को प्रेफर करूंगा। किसको? मेथड ऑफ सेक्शन को प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर मुझे सारे मेंबर जो मेरे पास हैं अगर उनमें अगर मुझे फोर्स निकालना है तब मैं प्रेफर करूंगा किसको? मेथड ऑफ जॉइंट को। किसको? मेथड ऑफ जॉइंट को। व्हेन फोर्स रिक्वायर्ड इन ऑल द मेंबर्स, तो मैं प्रेफर करके चलूंगा मेथड ऑफ जॉइंट को। अगर व्हेन फोर्स रिक्वायर्ड इन ए पर्टिकुलर मेंबर, तब मैं प्रेफर करके चलूंगा किसको? मेथड ऑफ सेक्शन को। किसको? मेथड ऑफ सेक्शन को। ठीक है ना, बिल्कुल। मेथड ऑफ जॉइंट कैसे अप्लाई करना है, ये मेरे पास एक ट्रस है। इस ट्रस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेथड ऑफ जॉइंट को अप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने बोला सर कि मेथड ऑफ जॉइंट में एक पर्टिकुलर जॉइंट को मैं कंसीडर करने वाला हूं। अगर मैं एक पर्टिकुलर जॉइंट को कंसीडर करने वाला हूं, मैंने इस सेक्शन को यहां से कट किया है जिसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस पर्टिकुलर जॉइंट पे लगा सकूं। ठीक है सर, मैंने बोला सर ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास सी है, तो यहाँ पे मेरे पास फोर्स जो आएगा हमेशा मैं जो फोर्स मान के चलूंगा, चाहे मैं मेथड ऑफ सेक्शन यूज कर रहा हूँ चाहे मैं मेथड ऑफ जॉइंट यूज कर रहा हूँ, हमेशा मैं मान के चलूंगा टेंसाइल नेचर के। अगर वो मेरे पास उसके ऑपोजिट नेचर के हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नेगेटिव आ जाएंगे। कैसे? नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, मैंने बोला सर सबसे पहले तो इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे आप, कंडीशन लगाओगे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, जिससे आर ए और आर बी आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि ऊपर से कितना लग रहा है? 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन का लोड अगर ऊपर से लग रहा है, सिमेट्रिकल लोडिंग अगर मेरे पास है, तो मैं सिंपली आर ए मेरे पास 5 हो गया, आर बी मेरे पास कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेरे पास 0 होगी क्योंकि कोई भी लोड यहाँ पे इस डायरेक्शन में नहीं लगा हुआ है। इस जॉइंट को अगर मैं कंसीडर करके चलूंगा तो इसका मतलब इस मेंबर में फोर्स हो जाएगा मेरे पास पी ए सी, इस मेंबर में फोर्स हो जाएगा मेरे पास पी ए बी। यहाँ पे एंगल है मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे लग रही है 5 किलो न्यूटन की, इस डायरेक्शन में फोर्स है मेरे पास 0। अब इस पर्टिकुलर जॉइंट पे जो कि मेरे पास जॉइंट है ए, इस पर्टिकुलर जॉइंट पे आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगा दीजिए। समेशन एफ एक्स इक्वल टू अगर 0 लगाओगे तो इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज हैं? तो पी ए प्लस पी सी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो मैंने बोला सर पी ए बी प्लस पी ए सी कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए? कोई है क्या इसको रिस्ट्रेन करने वाला? नहीं है, तो इसका मतलब बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आया तो मेरे पास हो गया पी ए बी बराबर माइनस पी ए सी इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब पी ए बी जो मेरे पास हो गया वो कितना हो गया? माइनस पी ए सी बाई 2। कितना हो गया? माइनस पी ए सी बाई 2। ठीक है, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 भी लगा दो इसी पर्टिकुलर जॉइंट पे। तो अगर मैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 अगर मैं लगाऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसका कॉम्पोनेंट में इधर ब्रेक कर लूं तो ये मेरे पास कितना आएगा? ये मेरे पास आएगा पी, ये मेरे पास आ जाएगा पी ए सी साइन 60 है ना। तो पी ए सी साइन 60 डिग्री प्लस और कौन है मेरे पास? सेम डायरेक्शन है 5, तो प्लस 5 बराबर 0। तो पी ए सी आ गया मेरे पास माइनस 5 अपॉन साइन 60, कितना आ गया मेरे पास? माइनस 10 अपॉन रूट 3। इसका मतलब क्या आ गया? कंप्रेशन। क्या आ गया? कंप्रेशन। ये मेरे पास पी ए सी आ गया। इस पी ए सी को आप यहाँ पे पुट कीजिए, आपके पास क्या आ गया? पी ए बी जो कि हो जाएगा मेरे पास माइनस पी ए सी अपॉन 2 माइनस ऑफ 10 अपॉन रूट 3 इंटू 1/2। तो मेरे पास आ गया कितना? प्लस 5 अपॉन रूट 3। मतलब मैंने बोला था सर मैं तो मान के चलूंगा टेंसाइल नेचर का। अब अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं टेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या है? कंप्रेशन है। और अगर मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पे क्या है? टेंशन ही है। जो मैंने माना था वही है। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, जो कि आ चुका है। इस तरीके से आप अप्लाई करोगे कहीं कहीं मेथड ऑफ जॉइंट को। किस पे? अब इसी तरीके से आप जॉइंट बी पे भी लगा सकते हैं, इसी तरीके से आप जॉइंट सी पे भी लगा सकते हैं, आप जहां चाहें आप वहां लगा सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर मेंबर में अगर आपसे फोर्सेस पूछेगा तो इसका मतलब आप मेथड ऑफ जॉइंट को अप्लाई करेंगे वहां पे। और अगर हर एक मेंबर में आप लोगों से अगर फोर्स को पूछ रहा है तो आप किसको अप्लाई करेंगे? मेथड ऑफ सेक्शन को आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है अपने पास क्या? आर्चेस। An arch may be visualized by visualized as a beam curved, या कर्व्ड बीम होती है मेरे पास आर्च जो बेसिकली है इन एलिवेशन विद कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, जो कि कैसी होगी देखने में? अगर मैं बात करूंगा आर्च कुछ इस तरीके से मेरे पास होगी तो इसका मतलब कॉन्वेक्सिटी इसकी कैसी है? अपवर्ड। विच इज रिस्ट्रेन्ड एट इट्स एंड फ्रॉम स्प्रेडिंग आउटवर्ड्स अंडर द एक्शन ऑफ डाउनवर्ड वर्टिकल लोडिंग, जिसको अगर मैं बात करूंगा दोनों एंड्स पे अपन रिस्ट्रिंग करते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउनवर्ड वर्टिकल लोडिंग भी अपन क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अगर मैं एक कंपैरेटिवली अगर मैं बीम को और आर्च को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आर्च के केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होने के कारण हमारे पास कहीं ना कहीं बेंडिंग मोमेंट जो देखने को मिलता है वो कम देखने को मिलता है, जबकि बीम में बेंडिंग मोमेंट जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादातर अपन बीम को ही देखते हैं हर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या फिर बिल्डिंग्स में। क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा सर इसलिए होता है क्योंकि एक तो आर्चिस को बनाना जो होता है सर वो एक डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है ना, हर कोई मिस्त्री या मैं बोलूं मैसन उसको नहीं बना सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है सर कि अगर आप आर्चिस बना भी रहे हैं तो उसकी जो आपके पास हेड रूम रहेगा, उसकी जो डेप्थ रहेगी वो हर जगह पे सेम नहीं होगी कर्व्ड में फॉर्म होने के कारण। तो इसी के कारण अगर मैं बात करूँ तो आपके जो एलिवेशन है, आपका जो हेड रूम है वो भी क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए अपन इसको प्रेफर नहीं करते हैं। फिलहाल आप ये याद कर सकते हो कि मूवमेंट अगर मैं एक बीम में बात करूं
और एक आर्च में अगर मैं बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण जो मूवमेंट मुझे देखने को मिलेगा वो आर्चेज में कम देखने को मिलेगा। किसमें? आर्चेज में कम देखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास है बीम का मूवमेंट, तो यही है मेरे पास, उससे इतना कम देखने को मिलेगा मुझे किसमें? आर्चेज में। किसमें? आर्चेज में। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो सेम लोडिंग के लिए अगर मैं बात करूंगा, सेम स्पान के लिए अगर मैं बात करूंगा, तो सेम बेंडिंग मूवमेंट आर्च सेक्शन में जो होगा वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू बीम। ठीक है, मूवमेंट इन बीम सेक्शन एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट। ठीक है सर, किसके कारण? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण। ठीक है ना, बिल्कुल। आर्चेस इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ द कर्व्ड सेक्शन। कर्व्ड सेक्शन के कारण डिफिकल्ट है कंस्ट्रक्ट करना। और अगर मैं बात करूंगा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मेरे पास होंगी, आर्चेस आर लेस प्रेफर्ड बिकॉज कॉन्स्टेंट्स द कॉन्स्टेंट ऑफ हाइट, क्योंकि हाइट को क्या करेगा सर? कंस्टेंट करेगा। एंड एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू, और एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें देखने को में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। टाइप ऑफ आर्चेस की अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास हो सकती है 3 हिंज्ड आर्च। 3 हिंज्ड आर्च कुछ इस तरीके की दिखाई देगी आपको। पानी पी लेता हूं मैं, ठीक है। तो रिवाइज कीजिए, एसएससी जेईई का आपका जो एग्जाम होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा। आप लोग खुद पे भरोसा रखिए, है ना, बिल्कुल अच्छा एग्जाम होगा आपको। और अटेम्प्ट करने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा सही रखना आप, बस यही चीज़ें हैं। सिली मिस्टेक्स मत करना वहाँ पे। गलतियों से जो सीखेगा वो कहीं ना कहीं आगे निकलेगा, और गलतियाँ जो दोहराएगा सर वो थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है ना। चलिए, सिलेक्शन उसका भी होगा लेकिन थोड़ा सा लेट। चलिए, मैंने बोला सर टाइप्स ऑफ आर्चेस की अगर मैं बात करूंगा तो आर्च होगी मेरे पास 3 हिंज्ड आर्च, जो कि कुछ ऐसी होगी। एक आर्च, एक हिंज मेरे पास ये है, दूसरी ये है, और तीसरी हिंज मेरे पास ये है। 3 हिंज्ड आर्च की डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कई बार पूछी जाती है सर। तो 3 हिंज्ड आर्च जो मेरे पास होती है वो होती है सर डिटर्मिनेट। इसकी डीएस जो मेरे पास आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है। 2 हिंज्ड आर्च की अगर मैं बात करूंगा, 2 ही हिंज अगर मेरे पास होंगी, एक हिंज अगर मैं कम कर दूंगा तो इसका मतलब ये मेरे पास 1 डिग्री से क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। कौन सा आर्च? 2 हिंज्ड आर्च। ठीक है ना, डीएससी निकालना और डीएस निकालना सिखा चुका हूं। फिक्स्ड आर्च जो मेरे पास होगी ये कहीं ना कहीं मेरे पास इनडिटर्मिनेट होगी। कितने डिग्री से? 3 डिग्री से मेरे पास कैसी होगी? इनडिटर्मिनेट। कैसी होगी? इनडिटर्मिनेट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हैं पूछे जाएंगे। ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूंगा एनालिसिस ऑफ 3 हिंज्ड आर्च, तो एनालिसिस ऑफ 3 हिंज्ड आर्च की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को अब जो याद रखनी है चीजें हर एक आर्च के लिए, जैसे अगर मैं बात करूंगा 3 हिंज्ड आर्च विद यूडीएल अगर उस पर लग रहा है तो उसके में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो होगा वो होगा मेरे पास WL²/8H, और H जो मेरे पास है वो है मेरे पास राइज ऑफ द हिंज या फिर राइज ऑफ द आर्च जो मेरे पास है वो है मेरे पास H। ठीक है ना, बिल्कुल। मतलब ये जो मेरे पास है वो है मेरे पास राइज ऑफ द आर्च। बात समझ आई? चलिए, तो आपको एक तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हर एक के लिए याद रखना कितना हो जाएगा? WL²/8H। ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा 3 हिंज्ड आर्च के लिए तो हर जगह पे बेंडिंग मोमेंट आपको क्या देखने को मिलेगा? 0 देखने को मिलेगा। शेयर फोर्स जो देखने को मिलेगा हर एक पॉइंट पे वो भी क्या देखने को मिलेगा? 0 देखने को मिलेगा। तो एक पैराबोलिक मेरे पास आर्च है उस पर अगर यूडीएल लगा हुआ है वो फ्री होती है किससे? शेयर फोर्स से और किससे? बेंडिंग मोमेंट से। क्वेश्चन पूछा जाता है, हायर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एसएससी में रिपीट होगा। ठीक है सर। और अगर मैं एक्सियल फोर्स की अगर मैं बात करूं, थ्रस्ट की अगर मैं बात करूंगा एक्सियल थ्रस्ट की, तो वो होगा मेरे पास NX, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे NX बराबर HX इंटू कॉस थीटा प्लस VX इंटू साइन थीटा। ये तो था मेरे पास पैराबोलिक आर्च जिसपे कहीं ना कहीं लगा हुआ है यूडीएल। अगर मेरे पास आर्च जो है वो सेमी सर्कुलर आर्च है जिसपे लगा हुआ है सर यूडीएल ओवर द एंटायर स्पान, तो ये मेरे पास सेमी सर्कुलर आर्च है, इस पे यूडीएल लगा हुआ है पूरे स्पान पे। तो इसके केस में अगर मैं बात करूंगा तो इसके केस में अगर मैं बात करूं तो एच ए और एच बी जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास WR/2। कितना होगा? WR/2। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है सर। और रिएक्शन मेरे पास होंगी, वर्टिकल रिएक्शन जो मेरे पास होंगी वो होंगी WR और WR। और जबकि अगर मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की तो वो उसकी क्या हो जाएंगी सर? आधी और आधी, सेमी सर्कुलर के केस में। ठीक है ना, बिल्कुल। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कर्व या रेडियस ऑफ द आर्च, है ना, बिल्कुल। चलिए, केस थर्ड की अगर मैं बात करूंगा ये हो जाएगा मेरे पास सेमी सर्कुलर आर्च है मेरे पास, और इस पे लग रहा है सर कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कहाँ पे? क्राउन पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे। इस केस में अगर मैं बात करूं तो आर ए आर बी बराबर जो मेरे पास होंगे सिमेट्रिकल लोडिंग के कारण वो W/2 के बराबर होंगे। जबकि अगर मैं बात करूंगा आर बी की, एच बी की, आर ए की, एच ए की, तो वो मेरे पास बराबर होंगे सारे किसके? W/2 के। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो बेंडिंग मूवमेंट जो होगा मेरे पास क्राउन के अबाउट वो क्या होगा सर? 0। इसीलिए सारी की सारी जो मेरे पास रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी सर? बराबर। किसके केस में? तो वो केस है मेरे पास कौन सा वाला? सेमी सर्कुलर सब्जेक्टेड टू कनेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट क्राउन। ठीक है ना। तो आर ए आर बी एच ए एच बी सब कुछ बराबर होंगे किसके? W/2 के। केस जो मेरे पास चौथा है वो है मेरे पास पैराबोलिक आर्च है।
पैराबोलिक आर्च है सब्जेक्टेड टू यूबीएल, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ओवर द एंटायर स्पान, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर इस केस की अगर मैं बात करूं, मेरे पास है सेमी सर्कुलर आर्च है लेकिन यूबीएल अगर इस पे लगा हुआ है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे पास पैराबोलिक आर्च है मेरे पास और यूबीएल मेरे पास लगा हुआ है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए मेरे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मेरे पास निकल के आएगा WL² / 16H। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कितना WL² / 16H किसके लिए, पैराबोलिक आर्च है और क्या लग रहा है उस पे, यूबीएल लग रहा है सर, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। बहुत बढ़िया, ठीक है। एच ए और एच बी जो मेरे पास होंगे बराबर होंगे, बिकॉज हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्टिकल लोडिंग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो मेरे पास होगा वो वर्टिकल लोडिंग पे डिपेंड नहीं करेगा। आप चाहे यूबीएल इधर से लगाओ, आप चाहे यूबीएल इधर से लगाओ, आपके पास जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूंगा सर एनालिसिस ऑफ टू हिंज्ड आर्च की, तो टू हिंज्ड आर्च जो मेरे पास है जो कि 1 डिग्री से इनडिटरमिनेट होती है, इस टू हिंज्ड आर्च के लिए सिमेट्रिकल लोडिंग के लिए अगर मैं RA/RB की बात करूंगा तो वो तो होगी मेरे पास W/2 और W/2। लेकिन अगर मैं HA और HB की अगर मैं बात करूंगा जो कि बराबर होंगे मेरे पास, वो निकालने पड़ेंगे मुझे इंटीग्रेट करके, किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे पहले मुझे मूवमेंट निकालना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ My इंटू DS अपन EI और इंटीग्रेशन ऑफ Y² इंटू DS अपन EI, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए, इसीलिए ये मेरे पास हो जाएगा। तो RA/RB आपको याद रखने हैं। कौन सा वाला केस है ये, पहले ये बता दीजिए सर। तो पहले ये वाला जो मेरे पास केस है वो एनालिसिस है मेरे पास टू हिंज्ड आर्च का और पैराबोलिक आर्च है मेरे पास और उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है सर, ठीक है सर। मैंने बोला सर और केस कौन सा बनेगा, तो और केस मेरे पास बनेगा सेमी सर्कुलर मेरे पास कहीं ना कहीं आर्च होगी और जिसपे मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हुआ है, कहाँ पे, सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे। पहली मेरे पास पैराबोलिक थी, मेरे पास कैसी है, सेमी सर्कुलर है, ठीक है ना, बिल्कुल। अगर ये मेरे पास लगा हुआ है तो रिएक्शन जो मेरे पास होंगी वर्टिकल रिएक्शन वो RA/RB मेरे पास होंगी W/2 और HA और HB की अगर बात करूंगा तो होंगे मेरे पास W/π। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो गेट वगैरह में पूछा जा चुका है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो मेरे पास होगा वो कितना होगा, W/π। याद रखना है कौन सा है मेरे पास केस, सेमी सर्कुलर केस है मेरे पास या सेमी सर्कुलर आर्च है मेरे पास और क्या लग रहा है उस पे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, कहाँ पे, क्राउन पे, कहाँ पे, क्राउन पे। बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्योंकि डिपेंडेंट नहीं होता किस पे सर, रेडियस ऑफ द आर्च पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। ऐसे या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपसे, अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा तो कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आप लोगों से कि आपके पास जो सेमी सर्कुलर आर्च है जिसपे अपन कॉन्सेंट्रेटेड लोड को अप्लाई कर रहे हैं, तो बताइए क्या वहां पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मेरे पास है, क्या वो रेडियस ऑफ द आर्च पे डिपेंडेंट है। मैं बोलूंगा सर नहीं, वो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वैल्यू आती है W/π। बिल्कुल बोल देंगे सर अपन। मैंने बोला सर सेकंड जो मेरे पास केस है वो ये वाला बन जाता है मेरे पास इसी में सेमी सर्कुलर आर्च में ही, कि पॉइंट लोड जो मेरे पास है वो सेंटर में लगा के मैं किसी एक पर्टिकुलर इंक्लाइंड एंगल पे मैं अप्लाई कर दूं, जो कि है मेरे पास अल्फा। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मेरे पास होगा, ये हो जाएगा मेरे पास HA = W/π इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। कितना हो जाएगा मेरे पास, HA = W/π इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि अगेन नहीं डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे, ठीक है ना। आप लोडिंग कैसी भी अप्लाई कर दो, चाहे क्राउन पे अप्लाई कर दो और चाहे अगर मैं बात करूंगा तो किसी पर्टिकुलर एंगल पे अप्लाई कर दो, ये डिपेंडेंट नहीं है किस पे सर, रेडियस ऑफ द कर्व पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है सर। केस सेकंड जो मेरे पास होगा वो होगा मेरे पास कि सेमी सर्कुलर मेरे पास आर्च है और उस पे क्या लग रहा है सर, यूडीएल लग रहा है, क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो सिमेट्री के कारण अगर मैं बात करूंगा तो RA और RB जो मेरे पास होंगे वो बराबर होंगे सर मेरे पास, जो कि कितने हो जाएंगे सर, ऊपर से लोड लगा रखा है W, रेडियस मेरे पास 2R, तो मेरे पास कितना हो गया 2WR। और अगर मैं RA/RB मतलब आधे आधे अगर बढ़ जाएंगे तो कितना हो गया मेरे पास WR और WR। और अगर यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात करूंगा सेमी सर्कुलर आर्च में जिसपे यूडीएल लगा हुआ है, तो मेरे पास हो जाएगा HA = 4/3 WR/π। याद रखना है, पूछ लेगा डायरेक्टली, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए ये डिपेंडेंट है किस पे सर, रेडियस ऑफ द आर्च पे, ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ द कर्व पे, ठीक है। कौन से वाले केस में आके डिपेंडेंट हो रहा है, सेमी सर्कुलर आर्च है मेरे पास और इस पे क्या लग रहा है, यूडीएल, जबकि पॉइंट लोड अगर लगाओगे तो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है सर। मैंने बोला सर देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है हॉरिजॉन्टल आर्च इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ द आर्च, ठीक है ना, बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल आर्च नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक होती रहती है सर। चलिए मैंने बोला सर केस थर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो पैराबोलिक जो मेरे पास आर्च होगी वो सब्जेक्टेड होगी अगर यूडीएल से। तो अगर मेरे पास पैराबोलिक आर्च है और उस पर यूडीएल अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब सिमेट्री के कारण मेरे पास RA/RB तो कितने होंगे WL/2 और WL/2। जबकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की बात करूंगा तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा मेरे पास WL²/8H। कितना होगा WL²/8H। बात समझ नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये मेरे पास हो गया किसके लिए, पैराबोलिक आर्च विद सब्जेक्टेड टू यूडीएल। लेकिन ये पैराबोलिक आर्च मेरे पास है कौन सी, टू हिंज्ड। तो टू हिंज्ड के केस में और थ्री हिंज्ड के केस में अगर मेरे पास पैराबोलिक आर्च है और यूडीएल अगर उस पर लगा हुआ है तो रिजल्ट मुझे जो मिलने वाले हैं वो सेम ही मिलेंगे, चाहे मैं टू हिंज्ड की बात करूं चाहे मैं थ्री हिंज्ड की बात करूं,
ठीक है ना, बिल्कुल। तो फॉर 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड वर्टिकल रिएक्शंस आर सेम एज 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च, ठीक है ना, बिल्कुल सेम ही मिलेंगे मुझे, ठीक है। केस 4 जो मेरे पास है, केस 4 क्या बोलता है सर, 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है मेरे पास, सब्जेक्टेड टू है से कॉन्सेंट्रेटेड लोड W एट क्राउन। तो ये मेरे पास 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है जिस पे W लगा हुआ है, कहाँ पे, क्राउन पे। RA RB मेरे पास बराबर होंगे, कितने होंगे, W/2, ठीक है साहब। और HA HB की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर मेरे पास 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है और उस पर क्या लग रहा है सर, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है अगर क्राउन पे, तो RA RB तो कितने हो गए मेरे पास, W/2 और W/2। जबकि अगर मैं बात करूँ HA HB की, तो हो जाएगा मेरे पास 25/128 इंटू WL/H। तो इस तरीके से ये वाला केस मेरे पास कौन सा हो जाएगा, केस नंबर 4। तो इस तरीके से आपकी टॉस जो है, इस तरीके से आपकी टॉस जो है, इतनी आपको रिवाइज करके जानी है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इतनी टॉस आपको रिवाइज करके जानी है एग्जाम से पहले। अगर आप इतनी टॉस अगर आप रिवाइज करके जाते हैं, डेफिनेटली टॉस से जो भी क्वेश्चन आएंगे एसएससी जेई के एग्जाम में, वो आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। तो इसी के साथ आपकी टॉस में करा चुका हूं, आपकी हाईवे इंजीनियरिंग में करा चुका हूं, आपका आरसीसी में करा चुका हूं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को अब ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा आप सभी के एग्जाम के लिए। आप सभी लोग अच्छा करेंगे एग्जाम में और अपनी लाइफ में भी अच्छा करेंगे, ठीक है ना। अपने ऊपर आप लोगों को बिलीव रखना है कि हाँ जी मैं कर सकता हूँ। मानता हूँ मैं गलतियाँ होती हैं इंसान से, ठीक है ना, बिल्कुल गलतियाँ होंगी, उनसे सीखिए आप लोग, ठीक है ना, बिल्कुल। और उसके बाद आगे चल के ठीक है, एग्जाम निकालना एक आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बन गया कि हाँ जी एग्जाम जो है कहीं ना कहीं, अगर मैं उसकी बात करूंगा कि क्योंकि सोसाइटी हमारी ऐसी है कि अगर आप लोगों का अगर एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल, तो दिक्कत आपत्ति वाली बात है। लेकिन बात यही है सर कि आप लोगों को इंजीनियर तो बन गए आप लोग, है ना, बिल्कुल। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको बनना है, गवर्नमेंट इंजीनियर आपको बनना है, जहाँ पे आपको आगे जो सीनियर आपको मिलेंगे वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, ठीक है ना, लाइफ में भी। और अगर मैं बात करूंगा तो आपकी पर्टिकुलर फील्ड में भी, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ों में, लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे वो, है ना, बिल्कुल। तो जैसा कि हम लोग सिखाते हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो मैं तो यही इच्छा करूंगा, यही कामना इच्छा यही रहेगी मेरी आशा कि आप सभी लोग सेलेक्ट हों, या जो डिजर्विंग हैं वो सेलेक्ट हों, क्योंकि उससे जो नॉन डिजर्विंग है कम से कम उसको ये तो लगना चाहिए कि हाँ जी मुझे भी मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि ये डिजर्विंग था, इसने मेहनत की तभी ये सेलेक्ट हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता सर किसी का भी एग्जाम जो है, क्योंकि आजकल राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम जो है आउट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, अननेसरी वो चीज़ें हो रही हैं। तो अब जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट जो है अगर वो जॉब ले रहा है, क्योंकि किसी ने अगर हार्ड वर्क किया है, किसी ने अगर मेहनत की है, तो उसका फल उसको मिलना चाहिए, है ना, बिल्कुल। आप लोगों ने मेहनत की है मेरे साथ, सभी के साथ, पूरी जॉनटेक की टीम के साथ, और इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों ने तो आपके साथ जो भी मेहनत की है वो बहुत कम है, अगर मैं आपकी मेहनत से कंपेयर करूं तो आपकी मेहनत जो है वो एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है। आप लोग बहुत डेडिकेटेड हैं, ये मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि बेटा पढ़ ले, अभी पढ़ ले, 1 साल पढ़ ले, 2 साल पढ़ ले, उसके बाद मुझे याद करोगे, हमें याद करोगे, और कहीं ना कहीं ये बोलोगे कि हाँ सर ये सर थे या ये बंदा था, इसने लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। जैसे और लोग आज उनसे बातें होती हैं तो और लोग जो हमें बोलते हैं कि सर हाँ ये यहाँ पे आपने ये चीज़ जो बताई हमें वो लाइफ में हमने एग्जीक्यूट की, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही निकल के आने लगी। तो यही सब चीज़ें होती हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, ठीक है ना, और इस तरीके से सब्जेक्ट को समझने के लिए। मैं आपको बस सब्जेक्ट पढ़ा पहले ही चुका हूँ सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, बहुत डीपली अच्छे से कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे निकल के आई हैं, सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अब फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रिवाइज करके जानी है पर्टिकुलर एग्जाम में, क्योंकि मेरे पास जो नोट्स हैं, आपके जो नोट्स हैं जो मैंने बनवाए हैं, किसी पर्टिकुलर फैकल्टी ने बनवाए हैं, वो तो सर बहुत बहुत बड़े बनवाए हैं हम लोगों ने, मतलब सारा ही उसमें डिस्कस किया है। लेकिन लास्ट टाइम पे आपने 5 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तो सारा तो कवर नहीं कर सकते, तो क्या पढ़ के जाना है, वो वाली बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। चलिए विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। थैंक यू वेरी मच।